हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो सीरीज चली स्टार्ट हो रखी है, उसका आज है डे 6 यानी छठा दिन है। और इसमें हम जो कवर करने वाले हैं, हम पीएम सीएम साथ में इन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि हमारा ध्येय है कुछ डिफरेंट करना। तो इन दोनों का डिफरेंस करते हुए दोनों का अध्ययन करेंगे। साथ में मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल ये डिफरेंस क्या क्या है ये सारी चीजें जानेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद और केंद्र की मंत्रिपरिषद ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर पढ़ेंगे महान्यायवादी जो आर्टिकल 76 है उस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके अलावा संसदीय समितियां जो टॉपिक है ना, इसको साथ एक बार यहाँ पे एक जो महान्यायवादी है ना उसके साथ भी पढ़ लेंगे। लेकिन जब हम संसद पढ़ेंगे ना उसमें अलग से और पढ़ेंगे संसदीय समितियों को। यहाँ पे ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम महाधिवक्ता जो है ना उसको पढ़ेंगे। मतलब ये 4-5 जो टॉपिक है ना छोटे छोटे, तो इनको आज के जो क्लास है उसमें कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे। तो क्योंकि 6 क्लास हो गई, अभी 9 क्लासेज और बची हुई है, हमें पॉलिटी कवर करना है और 3 मिसलेनियस यानी 18 क्लासेज में हमें पॉलिटी कवर करना है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये सीरीज है जो हमें प्रीलिम्स करना, प्रीलिम्स को टारगेट करती है 2027 को। दिसंबर तक हमें कोशिश करनी है एक बार सारा सिलेबस हम अच्छे से ऐसे पढ़ लेंगे। सारा शेड्यूल कैसे था क्या था मैंने बना दिया था, और मैंने ऑलरेडी एक क्लास डाल चुका हूँ जिसको आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट का पहला ही वीडियो है कैसे कैसे हम क्या करने वाले हैं। इसके अलावा नाम तो इसमें जो प्रीलिम्स का है यूपीएससी का, इसके अलावा अगर आप इसके अलावा भी अगर आप पीसीएस दे रहे हो, चाहे वो आरएएस का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, या फिर बीपीएससी हो, या अदर स्टेट एग्जाम्स या अदर सेंटर के भी ऐसे एग्जाम्स जिनमें इंडियन जीके आती है, और आप चाहते हैं कि एक बार आपको अच्छे से कवर हो जाए फैक्चुअल कंसेप्चुअल सब कुछ अच्छे से, क्योंकि इसमें हम कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। जो टॉपिक उठा रहे हैं उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं कि प्रायोरिटी जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स में थोड़ा डीप पढ़ रहे हैं अच्छे से, और जिनमें क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं। ये सभी एग्जामों को लिए होता है मैक्सिमम, तो उनके लिए थोड़ा कम महत्व दे रहे हैं यानी उनको। तो इस तरीके से हम इसको कवर कर लेंगे 15 क्लासेज में। तो आप इससे जुड़ सकते हैं अगर आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो बिना किसी देरी के आज का जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से। क्योंकि पिछला चैप्टर जो था उसमें हम राष्ट्रपति राज्यपाल की बिल्कुल कंपेरेटिवली अच्छे से अध्ययन, तुलनात्मक जो अध्ययन वो किया था, आप उसको भी क्लास को जरूर देखें। तो पहला टॉपिक है आज का प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री से हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। इसमें हम पढ़ेंगे क्या प्रधानमंत्री के बारे में, संविधान में क्या क्या प्रावधान, उसकी शक्तियां, विदेश नीति क्या क्या है। और फिर इसके बाद में इसी से तुलनात्मक रूप से फिर मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। सभी राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं ना उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ये सारी टॉपिक सब पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। तो पहले पीएम के बारे में देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो भारत में जो प्रधानमंत्री है ना वो कार्यकारी शक्तियों का क्या वास्तविक प्रधान होता है। अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति है ना वो औपचारिक प्रधान है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या है, जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो वास्तविक रूप से पीएम के हाथ में होती हैं। आर्टिकल 74-75 पीएम की नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल की जिम्मेदारियों का विस्तृत ढांचा प्रदान करता है। तो मूल संविधान में क्या क्या प्रावधान है प्रधानमंत्री को लेके, एक तो 74(1) में राष्ट्रपति को पीएम की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। हमने ये देखा था कि 74 के तहत जो 42वां संविधान संशोधन था उसी में इस मंत्रिपरिषद की सलाह को क्या किया था, बाध्यकारी बनाया गया था। तो वो 74 जो मंत्रिपरिषद होगी ना उसको सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को लिए जो बनाई जाएगी, उसका प्रधान कौन होगा, उसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री होगा। 75 आर्टिकल 75(1) में पीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन होना चाहिए, वो लोकसभा का बहुमत का समर्थन अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि जो प्रधानमंत्री है ना वो हो तो किसी भी सदन से सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, लेकिन उसके पास ना अनिवार्य रूप से लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। वो जिस भी पार्टी से हो, जिस पार्टी से वो हो उसके पास बहुमत होना चाहिए लोकसभा में, चाहे वो फिर राज्यसभा से हो चाहे किस लोकसभा से हो। 75(2) की बात करें तो पीएम को राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। और 75(3) में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब सामूहिक रूप से तो किससे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर मंत्रियों की बात करें तो वो किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं किस व्यक्तिगत रूप में यदि मंत्रियों की बात करें तो। अब देखो अगर हम बात करें तो देखो हो कौन कौन सकता है, योग्यताएं क्या क्या है। पहली बार योग्यताओं की बात करें, पीएम बनने के लिए आपके पास योग्यता जब भारत के नागरिक होने चाहिए।
और अगर आप प्रधानमंत्री की जो जो एज कितनी होती है नियुक्ति के लिए, जो उम्र होती है ना, न्यूनतम 35 वर्ष, गलत, ये गलत लिखा हुआ है। न्यूनतम 35 वर्ष की जरूरत नहीं है। अगर आप देखो लोकसभा से है, अगर प्रधानमंत्री जो पहले लोकसभा का सदस्य है और फिर अगर वो बन रहा है प्रधानमंत्री बन रहा है, तो उसके लिए उसको चाहिए होगी 25 साल की एज हो जानी चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बन रहा है तो कम से कम 30 साल का होना चाहिए। तो ये उसकी क्या हो जाती है, योग्यता के लिए एज होती है प्रधानमंत्री के लिए। इसके अलावा सदस्य संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, परंतु लोकसभा में बहुमत अनिवार्य है। मैंने बताया ही था, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक कार्य करता है, लेकिन ये तब तक बहुमत पर बना रहता है, मतलब तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि जो लोकसभा है ना उसका बहुमत इसके साथ है, तब तक राष्ट्रपति से नहीं हटा सकते। विशेष प्रावधान तो यही है कि पीएम राज्यसभा सदस्य भी हो सकता है, तो लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। एक विशेष बात यह है कि कोई जो व्यक्ति जो कि किसी भी सदन का, ना तो लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, दोनों का ही सदस्य नहीं है ना, तो वो भी क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन उसको 6 माह के अंदर अंदर क्या करना होगा, 6 माह की अवधि के अंदर सदन का एक तो सदस्यता लेनी होगी और जो है वो लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होगा 6 माह के अंदर अंदर। तो ये कब कहा था, 1997 में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था, वहां से ये दायित्व निकल के आते हैं। तो ये मतलब कि अगर आप लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं ना कि कौन कौन थे ऐसे जो कि या तो राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा के सदस्यों में जैसे जो मनमोहन सिंह जो थे प्रधानमंत्री रहे हैं 2004 से 5 9 तक। वहीं इंदिरा गांधी 1966 में, देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री थे वो भी 1996 में, ये राज्यसभा के सदस्य थे। वहीं दूसरी ओर देखें तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न हाउस, जो उनका हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, यानी उनका लोकसभा से एक प्रकार से केवल उसी का सदस्य होगा, वही प्रधानमंत्री बन सकता है ब्रिटेन की बात करें तो। इसके अलावा ये जो पद है ना प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख बोलते हैं, राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख बोला जाता है। और ये प्रधानमंत्री के पद को ना अलग अलग लोगों ने अलग अलग संज्ञा दी है, आपको ये याद रखनी है। कभी स्टेटमेंट में आ जाए कि वह राज्य का नौका या कप्तान है, वह राज्य जो नाम की राज्य रूपी जो नौका है ना, नाव जो है ना उसका कप्तान है, ये किसने कहा था, तो ये शब्द थे जो मुनरो, हेक्टर मुनरो है ना, उसके शब्द थे प्रधानमंत्री को लेकर। इसके अलावा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इसे कहा था कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी को यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए ना, तो राष्ट्रपति नहीं होंगे बल्कि कौन होंगे, पीएम होंगे। ये किसने हुई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये बातें थी। इसके अलावा तारों के बीच में चंद्रमा की संज्ञा दी थी प्रधानमंत्री को, वो दी थी सर विलियम वर्नर जो हारकोर्ट जो थे उन्होंने। तो और सूर्य के समान बताया था जेनिंग्स ने प्रधानमंत्री को। तो ये सारी कुछ संज्ञाएं थी जो आपको याद रखनी है। राज्य के जहाज का मल्लाह रैमजी मयोर ने कहा था इसको, मतलब प्रधानमंत्री को। तो ये हो जाता है और इनके लिए प्रधानमंत्री के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हो जाती है। इसके अलावा जो है शपथ ये लेते हैं, शपथ लेते हैं। अभी हमने देखा था कि ये गोपनीयता की शपथ लेते हैं 75 के तहत। तो शपथ में क्या क्या लेते हैं, एक तो ये भारत के में मतलब ये शपथ लेते हैं कि भारत के संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा निष्ठा रखने की, साथ में ही भारत की संप्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की भी, साथ में ही मतलब कि भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के से मतलब दूर हट के जो भी निर्णय ले गए देश के लिए संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करेंगे। ये इस चीज की क्या कर लेते हैं, शपथ लेते हैं। कौन, प्रधानमंत्री जो हैं। और इनके वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है, प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते करता है संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के द्वारा वेतन भत्ते इनके निर्धारित किए जाते हैं। और कार्यकाल तो इसका इनका है ही नहीं निश्चित, मतलब सामान्यतः तो 5 वर्ष रहता ही है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं। और मैंने बताया कि जब तक लोकसभा में इनको बहुमत प्राप्त है ना, तब तक इनको फिर राष्ट्रपति हटा नहीं सकते ऐसे ही। और ये त्याग पत्र किसको देते हैं, त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। अब इनके कुछ कार्यों की बात करें, इनके कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो इनके कार्य एवं शक्तियों की पहले कार्यपालक शक्तियां देखें। इनकी कार्यपालक शक्तियों में एक तो ये संघ की कार्यपालिका जो है उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वास्तविक प्रयोग कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। और प्रधानमंत्री ऐसे करते हैं ना कि कोई भी डिसीजन जब राष्ट्रपति के नाम से लिया जाएगा तो उसमें मेनली जो परमिशन किसकी होगी, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। तो मंत्रिपरिषद के जो भी डिसीजंस होंगे ना, या फिर संघ की कार्यपालिका के जो भी डिसीजंस होंगे, वो उनको वास्तविक रूप से देखे जाए तो प्रधानमंत्री के ही डिसीजंस होते हैं। इसके अलावा वह हैं जो पीएम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। मतलब किस मंत्रियों की, जो पहली बात तो प्रधानमंत्री
की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लेकिन सलाह कौन देता है कि किसको मंत्री बनाए, वो डिपेंड करेगा प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं। इसके अलावा पीएम की इच्छा पर ये अगर किसी को बर्खास्त करवाना हो तो राष्ट्रपति से कह के बर्खास्त भी करवा सकते हैं। साथ ही राज्यपालों की नियुक्ति ये भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी पीएम की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, जो कोलेजियम सिस्टम से जो नियुक्ति की जाती है ना। इसके अलावा अध्यादेश जारी करना और संधि एवं समझौते पर जो सलाह होती है ना, वो भी राष्ट्रपति को कौन देते हैं? प्रधानमंत्री देते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न मंत्री हैं ना, उनको विभिन्न सारे कार्यालय सौंपने का काम भी नहीं का होता है, किसका? प्रधानमंत्री का होता है। जो मंत्रालय उनको आवंटित किए जाते हैं या फिर उनमें चेंजमेंट करना हो, फेरबदल करना हो, तो भी उसी के काम होते हैं। और यदि वह किसी मंत्री के त्यागपत्र देने तो बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को कहते हैं, हमने देख लिया। और मंत्रिपरिषद की बैठक अगर जो भी होगी ना, मंत्रिपरिषद अभी हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। मतलब मंत्रिमंडल एक ब्रॉड रूप होता है जिसमें कई सारे मंत्री होते हैं, उसको हम डिटेल्स में देखेंगे। और उसी के जो टॉप कैबिनेट श्रेणी के जो मंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद में होते हैं। इसकी बैठकें जो होंगी ना, उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? मंत्रिपरिषद का बैठकों का अध्यक्षता करेगा कौन? प्रधानमंत्री करेगा। लेकिन एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सभी मंत्रिमंडलीय जो बैठकें होती है ना, उनकी जो अध्यक्षता है केवल प्रधानमंत्री कर सकते हैं, तो गलत है। क्योंकि अगर मंत्रिमंडलीय बैठक है ना, तो जो जैसे मान लो रेलवे से रिलेटेड कुछ है तो उसको रेल मंत्री करेंगे। लेकिन अगर कैबिनेट स्तर की कोई मीटिंग है तो उसमें सभी में तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम में तो प्रधानमंत्री करेगा। लेकिन कुछ एक जैसे रक्षा से रिलेटेड कोई बैठक है तो उसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करेंगे। तो पूर्ण मतलब सभी के नहीं करते, कुछ ऐसे भी हैं जिनका अलग अन्य मंत्री भी उनकी बैठकें की क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा इनको सारे काम सौंपे जाते हैं किसके? जो मंत्री जो हैं उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के, निर्देशित करने के, उनको समन्वय बनाने के। तो ये सारे काम किसके होते हैं? इसके कार्यपालक कार्य होते हैं किसके? प्रधानमंत्री के। इसके अलावा कुछ विधायी कार्य भी होते हैं। विधायी कार्यों में जैसे सरकारी जो विधेयक है ना, संसद में प्रस्तुत करना और उनको बहुमत के द्वारा पारित कराने का काम किसका होता है? वो इन्हीं का होता है, प्रधानमंत्री का होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने के लिए, सत्र बुलाने के लिए, स्थगित करने के लिए और यहाँ तक कि विघटन करने के लिए जो सलाह देता है ना, वो कौन देता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही दिया जाता है। ये कानून से संबंधित हो गया। लोकसभा में विश्वास मत को प्राप्त करना अनिवार्य है 75(3) के तहत। अगर विश्वास मत नहीं रहता इनके पास तो ये इनका क्या हो सकता है? इनकी सरकार गिर सकती है। तो ये विश्वास मत बनाए रखने का काम भी किसी का होता है? प्रधानमंत्री का होता है। वहीं आपात की उद्घोषणा में जो सलाह देता है ना, लिखित जो मंत्रिपरिषद की सलाह होती है, वो भी पीएम के मतलब निर्देशन में ही ये तैयार की जाती है। 44वें संविधान संशोधन में जो चेंज किया गया था ना, कि लिखित होनी चाहिए। अगर आपातकाल लगाना है तो 44वें संविधान संशोधन के तहत लिखित आपको सलाह देनी होगी। लिखित सलाह के बाद में ही जो राष्ट्रपति है जो 352 के तहत आपात लगा सकता है। वहीं 356 भी जो लगा सकता है राष्ट्रपति, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लगा सकता है। इसके अलावा विदेश नीति से संबंधित भी कुछ शक्तियां, जैसे राजनयिक जो संबंध स्थापित करने होंगे, विदेशी राष्ट्रों के साथ संधियां करनी होगी, बहुत सारी मीटिंग्स जैसे G20 और हाल ही में जो ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है भारत में 2026 की, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रतिनिधित्व का काम भी कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और सर्वोच्च सैन्य कमांडर के रूप में सैन्य कार्यवाही में निर्णय पीएम की मंजूरी से ही लिए जाते हैं। जो डिसीजंस लिए जाएंगे ना, जैसा कि हमने राष्ट्रपति की सैन्य कूटनीतिक पावर्स में पढ़ा था कि जो भी सैन्य पावर्स या जो डिसीजंस लेते हैं ना, उसमें भी मंत्रिपरिषद की ही उनको जो सलाह माननी होती है। तो उसमें भी सीधा सीधा किसका? जो प्रधानमंत्री है ना, उन्हीं का ही हाथ होता है, उन्हीं का ही मतलब उन्हीं के डिसीजंस होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के संबंध में भी कुछ निर्णय हैं जो मतलब राष्ट्रपति के संबंध में कुछ शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति, जैसे एक तो राष्ट्रपति कुछ कार्य सौंपे तो प्रधानमंत्री को, तो वो सारे काम सौंपने का, वो सारे काम करने का काम किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि किसी मंत्री को यदि किसी मंत्री की बातों को संसद में रखने के लिए राष्ट्रपति कहता है प्रधानमंत्री से, तो उसको मतलब उसकी चर्चा मंत्री या सदन में जो चर्चा के लिए रखवाने के लिए जो काम करेगा ना मंत्री की बातों का, कोई भी जो राय है, मंत्री की सलाह है, कोई विधेयक है, तो वो प्रधानमंत्री करते हैं। इसके अलावा संघ की कार्यपालक के प्रशासन संबंधित हो गया, विधान विषयक जो प्रस्तावनाएं, वही जो जानकारी राष्ट्रपति मांग रहे हैं वो सारी जानकारी देना, तो ये सारे काम हो गए। और राष्ट्रपति के विभिन्न अधिकारियों, जैसे भारत के महान्यायवादी हो गया, कैग हो गया, यूपीएससी के अध्यक्ष हो गया, उनके सदस्य हो गए, चुनाव आयुक्त हो गए, वित्त आयोग हो गया, उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जब करता है ना राष्ट्रपति, तो किसकी परामर्श से करता है? तो प्रधानमंत्री की परामर्श से ही करता है। अब यदि मान ले कि या तो प्रधानमंत्री को हमने देखा त्यागपत्र देना हो तो किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। लेकिन अगर पद रिक्त हो जाए
मतलब क्या उसकी मृत्यु हो जाए या फिर किसी भी वजह से बीमारी वजह या अशक्तता की वजह अशक्तता हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे कि क्या हो जाए, पद रिक्त हो जाए किसका, प्रधानमंत्री का। तो फिर इस कंडीशन में क्या करते हैं? तो इस कंडीशन में देखो, अगर कोई मंत्री का पद खाली होता है तो वहां पे केवल एक पद के लिए रिक्ति होती है कि भाई एक पद खाली है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाता है ना किसी वजह से, चाहे वो त्याग पत्र दे, मैंने सारी वजह जो बताई, तो क्या होता है, वो मंत्री परिषद है ना, जो मंत्री परिषद बनी हुई थी प्रधानमंत्री के अंडर, वो सारी मंत्री परिषद ही खत्म होती है। फिर दोबारा से एक नई मंत्री परिषद बनानी होगी। तो यानी कि अगर प्रधानमंत्री नहीं रहते पद पर तो स्वतः ही क्या मंत्री परिषद क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है स्वतः ही, चाहे वो मृत्यु हो चाहे उनका त्याग पत्र हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है, मंत्री परिषद क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है। तो ये याद रखना है कि इसके अलावा राष्ट्रीय संकट में पीएम नेतृत्व प्रदान करते हैं और संसद के प्रश्नकाल के दौरान पीएम को प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। पीएम राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के बीच संपर्क सूत्र का भी कार्य करते हैं, कोऑर्डिनेशन बिठाने का भी कार्य करते हैं। संसद में और भी अभी सारी मतलब जो संसदीय एक्टिविटीज है ना, उनमें प्रधानमंत्री का क्या क्या रोल है, ये संसद में आएगा। पीएम जो है मंत्रियों को विभाग आवंटित करते हैं, ये सारी चीजें हम देख लिया। इसके अलावा कुछ अन्य पावर्स भी होती हैं, जैसे कि कई सारी, जैसे नीति आयोग हो गया और राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, अंतर्राज्य परिषदें हो गई 263 के तहत, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद 262 के तहत हो गई। उनके क्या होते हैं, इनके अध्यक्ष जो हैं, चेयरमैन जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने का काम निभाएंगे। और अगर मुख्य प्रवक्ता की बात करें ना भारत की तरफ से, तो जो केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में जो रोल निभाते हैं वो प्रधानमंत्री का ही होता है। ये सारे काम हमने पढ़े, सेनाओं के राजनयिक प्रमुख, सत्ताधारी दल के नेता भी इनको बोलेंगे। तो ये सारी चीजें क्या हो जाता है, आपदा प्रबंधन का काम भी इन्हीं के पास होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर कोई कंडीशंस खराब हो जाए तो, आपातकाल हो जाए तो ये सारे प्रधानमंत्री के बारे में मैंने सारे काम बता दिए। इसके अलावा पीएम से संबंधित कुछ ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस थे ना, वो देखेंगे हम। तो पहला तो है केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला, जो केस था 1973 का। उसमें एक तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट आया था, उसको बदल नहीं सकती संसद और ना ही प्रधानमंत्री। पीएम की शक्तियां संविधान के मूल ढांचे से परे नहीं जा सकती। ये किस केस में आया था, केशवानंद भारती केस में निकल के आया था। और 42वें संविधान संशोधन के विरुद्ध सदन की जो संशोधन शक्ति पर लिमिटेशन लगाया गया पीएम के द्वारा। संविधान परिवर्तन की सीमा तय की गई थी कि कहाँ कहाँ कितना कितना संविधान में वो चेंजमेंट कर सकते, कितना अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती केस भी पीएम से संबंधित हो जाता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायण केस था 1975 का ही, जब इमरजेंसी भी 1975 में ही लगी थी उस टाइम के। तो इस में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसमें पीएम के चुनाव को न्यायिक चुनौती दी जा सकती है, ये डिसीजन दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा पीएम इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया गया था। जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है ना, उसके चुनाव को रद्द कर दिया गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। तो यहाँ से डिसीजंस निकला था कि जो पीएम है ना, उसकी इलेक्शंस को भी क्या की जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है। जो कि 39वें संविधान संशोधन द्वारा पीएम के चुनाव के विवाद को न्यायिक समीक्षा के बाहर करने का प्रयास किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना, इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन थे ना, उसके विरुद्ध माना था इस केस में, इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण केस में। इसके अलावा शमशेर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस है जो इंपॉर्टेंट है, इस बीच आया था केरला, वो केशवानंद भारती और इंदिरा गांधी केस के बीच में। इसमें राष्ट्रपति एवं राज्यपाल वो संवैधानिक प्रमुख एवं वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद एवं पीएम में निहित है, किसके द्वारा डिसीजन दिया गया था। ये शमशेर सिंह स्टेट ऑफ पंजाब केस में दिया गया था। रामेश्वर प्रसाद वर्सेज इलेक्शन कमीशन का केस था 2006 का, यानी 20 साल हो गए इस केस को। इसमें विधानसभा भंग करने की जो पीएम या सीएम की शक्तियों पर न्यायिक अंकुश, बिहार विधानसभा भंग करना को असंवैधानिक माना गया था। 356 का मनमाना प्रयोग अवैध बना दिया गया और चुनाव आयोग की भूमिका को सुदृढ़ किया गया ताकि ये जो भंग कर देते थे ना किसको, विधान परिषद को, और जो राज्यसभा विधानसभा को भंग करने की जो शक्ति थी उसको क्या माना, उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत माना। और असंवैधानिक अगर है तो उसको मतलब अवैध भी घोषित किया जा सकता है, असंवैधानिक भी घोषित किया जा सकता है। इसी तरह से, जो कि अगर पीएम से संबंधित आप आर्टिकल्स की बात करूं तो 74 आर्टिकल याद रखना है आप। पीएम की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे। और जो राष्ट्रपति है ना, इसी मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद में सलाह के ऊपर कार्य करेगा, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये सारे कंसेप्ट कितनी बार रिपीट हो चुके हैं। 75 में एक तो 75 एक है जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन मंत्री जो पीएम है ना, उसकी सलाह पर करेगा। इसी का दूसरा रूप है, उसमें कहते हैं मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहेंगे। और तीसरा जो है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, 75(1), 75(2), 75(3) के तहत आता है।
इसके अलावा 78 जो आर्टिकल पीएम से संबंधित है, जिसमें कि प्रधानमंत्री कुछ कर्तव्य दिए गए हैं कि जैसे संघ की कार्यपालक के प्रशासक संबंधित कुछ कर्तव्य हैं, वो विधान विषयक प्रस्तावना है उनसे संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करना, जो राष्ट्रपति उनसे सलाह मांगे। इसके अलावा संघ के कार्यपालक के प्रशासक के रूप में, तो ये सारी चीजें 78 के अंतर्गत आते हैं। पीएम के कुछ दायित्व हैं वो सारे 78 के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है कि 6 लोग ऐसे थे जो, मतलब अभी तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो पहले कहीं पे सीएम थे और बाद में क्या बने, वो फिर पीएम बने। तो ये 6 थे। जैसे मोरारजी देसाई हो गए एक, तो जो कि मुंबई राज्य से थे, 1952 से 56 तक मुख्यमंत्री थे। 77 में क्या बन जाते हैं वो, जो मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं पहले। ये वही पीरियड था जब आपातकाल लगातार इंदिरा गांधी सरकार को गिरा दिया गया था। इसके बाद में आते हैं चरण सिंह, जो चौधरी चरण सिंह जिनको नाम है चौधरी चरण सिंह। ये पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश जब विभाजित नहीं हुआ था, उत्तराखंड उसी में जुड़ा हुआ था 1970 के आसपास, तब ये मुख्यमंत्री थे। बाद में क्या बन गए थे, प्रधानमंत्री। इसी तरीके से वीपी सिंह मेनन उत्तर प्रदेश से ही। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव, ये ऐसे थे, पहले ऐसे थे तो दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बने थे। पहले सीएम थे और क्या थे, दक्षिण भारत से थे और प्रधानमंत्री बने नेता थे। इसके अलावा जो HD देवगौड़ा जो थे, वो कहाँ से थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सॉरी, HC देवगौड़ा तो कहाँ के थे, कर्नाटक के थे। और जो PV नरसिम्हा राव जो मैंने अभी बताया था, वो आंध्र प्रदेश से थे। इसके अलावा और जो अब नरेंद्र मोदी जो अभी हाल फिलहाल हमारे पीएम हैं, वो भी पहले गुजरात के सीएम थे लंबे समय तक, 2001 से 2014 तक। और अभी 2014 से कंटिन्यू 2029 तक जो पीएम है ना, वो संभाल रहे। मतलब इनके बारे में एक फैक्ट और है कि अभी तक सबसे लंबे समय तक कोई, मतलब बिना कभी हारे हुए, जो सरकारी पद, मतलब सरकार चलाने वाला, चाहे वो सीएम हो चाहे पीएम हो, उस पद पर रहने वाले जो व्यक्ति है ना, वो बन चुके हैं। कौन, अभी प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वर्तमान प्रधानमंत्री, वो है। ये हमें याद रखना है। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री के बारे में कुछ हो गई। अब हम इसी प्रकार से सीएम के बारे में देखें तो जैसे पीएम की जो स्थिति होती है कहाँ पे, केंद्र के स्तर पर, उसी प्रकार से सीएम की स्थिति होती है कहाँ पे, राज्य के स्तर पर होती है। मुख्यमंत्री जो है राज्य कार्यपालिका का क्या होता है, वास्तविक प्रमुख। सेम वैसे ही हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले राष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ा और जैसे ही राज्यपाल पढ़ने लगे तो हमें लगा कि बहुत सारी चीजें बस रिपीट हो रखी है। बस वहां पे था केंद्र और यहाँ पे था राज्य, राज्यपाल के संदर्भ में राज्य। तो सेम वैसे के वैसे ही यहाँ पे भी होने वाला है। वहां पे हो जाएंगे, संसद की बात आएगी तो यहाँ पे आ जाएगी विधानसभा की, विधान परिषद की, और केंद्र की जगह राज्य। ज्यादा मैक्सिमम ज्यादा चेंजिंग यही है, बस कुछ एक डिफरेंसेज हैं। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में जैसे सीएम का कोई सीधा रिलेशन नहीं होता, पीएम का रिलेशन होता है, वो हम डिफरेंस में पढ़ेंगे लास्ट में। पहले सीएम के बारे में कुछ बेसिक्स जान ले। तो 163 जो आर्टिकल है वो मुख्यमंत्री के बारे में है कि राज्यपाल को सीएम की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। वहां पे क्या था, 74 था। वहीं 74 सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और विधानसभा में बहुमत इनको रखना अनिवार्य हो गया। फिर इसके बाद में सीएम, मतलब कि 2 आ जाएगा उनकी, सीएम किसके समक्ष शपथ लेंगे, राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें थी, हमने देखा था कल ही, राज्यपाल में निहित है, जबकि वो राज्य के औपचारिक प्रधान है और वास्तविक प्रधान कौन है, सीएम है। उन्हीं के परामर्श पर इनको कार्य करना होता है। 163 जो हमने देखा भी। वहीं कार्यकाल 5 वर्ष के, और मतलब भारतीय नागरिक हो, न्यूनतम जो इनकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष। विधानसभा की सदस्यता इनके पास होनी चाहिए, विधानसभा के सदस्य ये होने चाहिए। और इसके अलावा वो कंडीशंस यहाँ पे भी लागू होती है कि अगर विधानसभा के सदस्य नहीं भी हैं, ना कि विधान परिषद एवं विधानसभा के सदस्य नहीं भी है, तो भी क्या कर सकते हैं, सीएम बन सकते हैं। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना होगा, इनको जो है विधानसभा का सदस्य बनना होगा, या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना होगा, या फिर अपनी जो है ना बहुमत है ना वो सिद्ध करना होगा। कहाँ पे, जो विधानसभा है ना, वहां पे इनको क्या करना होगा, अपनी सदस्यता ये और अपना बहुमत होना वो सिद्ध करना होगा। तो ये हो जाता है कौन, सीएम के बारे में कुछ बेसिक्स। जैसे मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में, अगर मंत्रियों की नियुक्ति करनी है तो सीएम की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। सीएम ही विभाग आवंटित करते हैं, मतलब वही पीएम की जैसे ही काम हो गए। इसको किसके, इसके सीएम के भी पीएम की तरह ही काम हो गए। मंत्रियों के लिए विभाग आवंटित करना हो तो ये सारे काम भी उसी के। इसके अलावा राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाने से संबंध
जो अधिकार है ना विधायी कार्यों के अंतर्गत आ जाएंगे सीएम की, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस। वहां पे क्या था, संघ सरकार से समवर्ती सूची से संबंधित कोई कानून बनाना हो तो उन पर ये जो मंत्रिपरिषद सीएम की। इसके अलावा विधानसभा के नेतृत्व का काम होता है सरकारी विधेयक, नीति प्रस्तुतिकरण, बजट प्रस्तुतिकरण। ये सारे काम राज्यपाल के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन के राज्यपाल जो सभी निर्णय होंगे ना उनमें महत्वपूर्ण निर्णयों की सूचना देना अनिवार्य। अगर राज्यपाल जो माने, जैसे वहाँ राष्ट्रपति और जो राज्यपाल सॉरी प्रधानमंत्री के बीच में जो समन्वय था ना, संबंध था, वो यहाँ पे होता है राज्यपाल के बीच में और सीएम के बीच में होता है। हालांकि यहाँ डिबेट्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि राज्यपाल कभी कभी ना पॉलिटिकल, जैसे कि कोई जैसे पॉलिटिकल्स होकर जब वो किसी एक पार्टी से या बहुमत दल वाली सत्ता अलग हो जाए, जैसे कि राज्य में किसी और पार्टी की और सेंटर में किसी और पार्टी की सरकार हो, तो क्योंकि राज्यपाल सेंटर के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इनमें क्या हो जाता है, किसी डिसीजन को लेकर, किसी निर्णयों को लेकर कई बार डिबेट्स हो जाते हैं। वो एक अलग मुद्दा हो जाता है जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीएम की कुछ जिम्मेदारी हो गई, राज्य में आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचे का विकास करना, जो कि केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री के होते हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल, विश्वास मत के जरिए जवाबदेही सुनिश्चित करना। इसके अलावा पंचायत एवं नगर पालिकाओं के साथ कोऑर्डिनेशन करना। और 73वां 74वां संविधान संशोधन हो गया। पीएम और जो केंद्रीय मंत्रियों के साथ सहकारी संवाद का समन्वय करने का, ये सारे काम होते हैं सीएम की जिम्मेदारी। अगर आपको पीएम याद है तो सीएम तो ऐसे याद हो जाएगा। सीएम की मृत्यु ताकपत्र में पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है, जो राज्य की पूरी मंत्रिपरिषद है सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे पीएम के जाने पर होता है। अगर सीएम त्यागपत्र दे दे या तो किसको देगा, राज्यपाल को, या फिर उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, या पदरिक्त जैसे भी होगा, तो उन्हें पदरिक्त है प्रधानमंत्री के पदरिक्त तो रह ही नहीं सकता, सीधा मंत्रिपरिषद ही विघटन हो जाएगी, दूसरी ही बन के आएगी। लेकिन कोई मंत्री होता उसकी जगह पे, तो मंत्री होता तो मंत्री का पद रिक्त रह सकता है, उसकी जगह मंत्री के पद को भर लिया जाता है। पीएम एमसीएम के संबंध में भारतीय संघीय स्ट्रक्चर में इन दोनों के बीच में एक तो सहकारी संवाद, पीएम और सीएम के बीच राष्ट्र हित के समन्वय के लिए अनिवार्य है कि दोनों में कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठा रहे। नीति आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल्स जो होंगी, जोनल काउंसिल्स की जो मीटिंग होते हैं, उसमें इन सभी का एक समन्वय के रूप में कोऑर्डिनेशन बिठा के क्या करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। फिर वो चाहे बहुमत दल के मुख्यमंत्री हो या ना हो, तो सहकारी संवाद को बढ़ावा दे रहे। इसके अलावा राज्य की स्वायत्तता के लिए भी जरूरी है इनका कोऑर्डिनेशन। आर्टिकल 246 में जो संवर्ती सूची हो जाएगी ना, राज्य सूची के विषयों पर सीएम की पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन जो संवर्ती सूची के जो विषय है ना, 246(2) के तहत, जैसे दंड संहिता, नागरिक संहिता, विवाह, विरासत, इसमें केंद्र में राज्यों की जो शक्तियां है ना, उनमें मतलब इनको कोऑर्डिनेशन बिठाने की आवश्यकता होती है, तो वहां पे भी इनके रिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये डिबेट अलग है कि जहाँ पर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है किसी कानून को लेकर संवर्ती सूची के विषय पर। तो जहां तक संवर्ती सूची में केंद्र का कानून प्रभावी है ना, वहां तक क्या हो जाता है, राज्य का कानून समाप्त हो जाता है, मतलब ज्यादा प्रायोरिटी केंद्र को दी जाती है। हालांकि अगर राष्ट्रपति से विशेष परमिशन ले ली तो राज्यों को भी प्रायोरिटी मिल सकती है केंद्र के कानून पर, ये अलग हो जाता है एक डायमेंशन। केंद्रीय हस्तक्षेप में 356 में राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो पीएम की सिफारिश पर लगता है, और इसमें क्या हो जाता है, जो राज्य के कानूनों पर, राज्य के विधान मतलब कानून बनाने वगैरह सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में, वैसे रहती तो राष्ट्रपति के हाथों में, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के हाथों में हो जाती है, जो एक प्रकार से केंद्रीय हस्तक्षेप को दर्शाता है। वहीं वित्तीय संबंध हो गए, जैसे भी 16वां वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय अनुदान जीएसटी काउंसिल में पीएम सीएम का निर्णय हो गया, ये सारी चीजें। और जो जो अनुदान ग्रांट्स की बात करें, वो कितना हो, कैसे हो, ये सारे डिसाइड करने में भी जो पीएम और सीएम के बीच में कोऑर्डिनेशन, राज्यों के बीच में, प्रधानमंत्री के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ही आवश्यक है। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे पीएम और सीएम टॉपिक हो जाते हैं। हालांकि जब हम पढ़ रहे होंगे संसद एवं राज्य विधान मंडल पढ़ रहे होंगे, तो उसमें भी इनको अलग से आएगा कि प्रधानमंत्री को, जैसे सभी में प्रधान मतलब मंत्री है, एक प्रकार से मंत्री है, उनके वेतन भत्ते डिसाइड संसद के द्वारा कुछ अलग किए जाएंगे, लेकिन जैसे सभी मंत्री हैं, ये सभी इन्हीं में से एक को प्रधान मान ले तो वो प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार विधानमंडल में जितने भी मंत्री वगैरह हैं, उन्हीं में से एक को, जितने सदस्य हैं उन्हीं में से एक को प्रधान मान ले तो वो चीफ मिनिस्टर हो जाता है, मुख्यमंत्री हो जाता है। इसके अलावा अब हम मूव कर जाते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो उसी तरह सिमिलर हो जाएगी फिर राज्य की मंत्रिपरिषद। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो 91वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, 91वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, उसमें क्या होता है, उसमें 75(a) के तहत जोड़ा गया कि मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। किसमें, मंत्रिपरिषद शब्द, कि मंत्रिपरिषद शब्द एक बार ही जोड़ा गया, वो इसी में जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी,
जितने लोकसभा के सदस्य हैं ना, मान अभी हाल फिलहाल में लोकसभा के जैसे 543 सदस्य मानो, 552 सदस्य, 550 सदस्य हो गए, 2 को हटा दिया गया। तो इन 550 में से मंत्री परिषद में कितने होंगे, इनका मात्र 15% हो सकता है, मैक्सिमम कितना 15% हो सकता है, 15% से कम हो सकता, मतलब मैक्सिमम 15% हो सकता है, कम भी हो सकता है, 15 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा इसमें जो भाग कौन कौन लेते हैं, जो मंत्री परिषद होता है ना, तो ये मंत्री परिषद कैसे काम करती है, मंत्री परिषद कैसे काम करती है, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं रहेगा तब तक आपको अच्छे से, मतलब मंत्री परिषद और मंडल का जो डिफरेंस अगर समझ में आ जाएगा तब आप अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो, एक प्रकार से ये जो मंत्री परिषद, ये मंत्रिमंडल है ना, ये जो परंपरा पहले से चली आ रही थी उसी से ये ग्रहण किए हुए हैं। तो और मंत्री परिषद का एक बार वर्णन मिलता है, मैंने अभी बताया था, इसी में मिलता है। इसके अलावा देखो, मंत्री किस प्रकार से होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं पीएम होते हैं, फिर यदि पीएम के नीचे डिप्टी पीएम होंगे यदि है तो, अभी भारत में ऐसा अभी तो कोई ऐसा पद नहीं है। इसके अलावा कैबिनेट आते हैं, सीएबी कैबिनेट आ जाते हैं, तो इसके कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं। इसके अलावा होता है राज्य मंत्री आ जाते हैं, लेकिन ये होते हैं स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, फिर आ जाते हैं राज्य मंत्री, और फिर आ जाते हैं उप मंत्री। तो ये पूरी मंत्रिमंडल हो जाती, इन सभी को मिला के तो क्या बनेगा मंत्रिमंडल, उप मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मंत्री, डिप्टी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री। लेकिन इन सभी को मिला के तो क्या बन गया, मंत्रिमंडल बन गया। लेकिन इनमें से अगर ऊपर के 3 ले ले, प्रधानमंत्री, डिप्टी प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, तो ये प्रधानमंत्री यदि हो तो है, नहीं तो मैक्सिमम तो हमारे भारत के एक संदर्भ में अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, इनको मिलाकर बनती है क्या, मंत्री परिषद बनती है। मतलब जो भी बड़ी मीटिंग्स होंगी, जो मीटिंग्स में जो मैक्सिमम मीटिंग्स भी नहीं की होंगी, तो ये इनमें क्या हो जाता है, एक स्ट्रक्चर बता दी कि मंत्री परिषद में तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आते हैं, उप प्रधानमंत्री आते, वो भी उसी में आएंगे, लेकिन उप प्रधानमंत्री वाला कोई कंसेप्ट अभी है नहीं, अभी लागू तो नहीं है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बात करें तो उसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जो मंत्रालयों के मुख्य एवं अध्यक्ष होते, कैबिनेट मंत्री और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं मंत्रालयों के मुख्य एवं अध्यक्ष होते हैं किसी भी मंत्रालय के। इसके अलावा जो राज्य मंत्री उप मंत्री होते हैं, इन्हीं के अधीनस्थ काम करते हैं, और कैबिनेट बोलते हैं इसको, प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रालय को एक रूप से। डिफरेंस यही होता है कि जो मंत्री परिषद है ना, उसका संविधान में वर्णन है, संविधान में वर्णन अभी मैंने बताया था, ये 91वें संविधान संशोधन में ही ऐड कर दिया गया। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल देखो ऐसे नहीं खाली पेज पे समझते हैं, इसमें डिफरेंस क्या क्या है दोनों में। तो यदि हम मंत्री परिषद को एमपी मान ले और मंत्रिमंडल को मंत्रिमंडल एमएम मान ले, तो एक तो इनका संविधान में वर्णन है, इसका संविधान में वर्णन नहीं है। दूसरा, मंत्री परिषद क्या है, औपचारिक निर्णायक है, यानी कि नियम के अनुसार गठित होती है, वो 15% वाला नियम देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है मंत्रिमंडल, कोई नियम इसके लिए है नहीं, परंपरा से विश्वास मत के आधार पर ये इनका क्या हो जाता है, निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा मंत्री जो परिषद होता है ना, मंत्री जो परिषद, वो बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा, यानी कि बड़ा निकाय हो जाएगा। हालांकि मैंने गलत बता दिया आपको, अपोजिट बता दिया कि जो अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी ना, उसमें जो ऊपर वाले पीएम और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, सॉरी उसके लिए थोड़ी माइनर मिस्टेक हो गया, आपको याद रखना है, पीएम और कैबिनेट जो है ना, वो आते हैं मंत्रिमंडल के तहत आते हैं, और मंत्री परिषद में जो ओवरऑल आते हैं सभी के सभी मंत्री, वो सारे के सारे उसी में, जो राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, पीएम भी, और ये सारे आते हैं मंत्री परिषद में, इसलिए ये बड़ा निकाय हो जाता है। और इसी का क्या है, संविधान में वर्णन है और नियम के अनुसार गठित किया जाता है। लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है ना, ये ऊपर वाले जो मेन लीडर होते हैं इसमें, जो सारे डिसीजंस लेते हैं, उनका ना तो संविधान में वर्णन है, आर्टिकल 352 में एक बार है इसका वर्णन, 44वें संविधान संशोधन में एक बार जोड़ा गया था, मंत्रिमंडल की परामर्श पर कार्य करेगा वो 44वां संविधान संशोधन, उसी में एक बार वर्णन आया था इसका भी, और मंत्रिमंडल का तो वर्णन है। इसके अलावा अनौपचारिक निकाय है ये औपचारिक निकाय है। अनौपचारिक है मतलब पीएम जिसको चाहे उसको मंत्री बना सकता है, अपनी कैबिनेट में रख सकता है। इसके अलावा छोटा निकाय हो ही जाएगा इसकी प्रोस्पेक्टिव में तो। और इसके अलावा यहाँ सभी प्रकार के मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल में केवल जो भी मंत्री होंगे उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा, और इनकी बैठक जो है एक बड़ी समिति है, तो इनकी बैठक बुलाना आसान नहीं होता।
उससे कभी कभार बैठकें होती है, सबसे ज्यादा बैठकें होती है इसी मंत्रिमंडल की होती है। इसके अलावा सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है ना, वो मंत्रि परिषद में निहित होता है कि सामूहिक उत्तरदायी ये मंत्रिमंडल होगा, जो लोकसभा के प्रति जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा ना, वो मंत्रिमंडल होगा, मतलब पूरा मंत्रिमंडल होगा। यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ मंत्रि परिषद होगा, जबकि डिसीजन में ज्यादातर लेंगे कौन, डिसीजन यही लेंगे मंत्रिमंडल के सदस्य ही, लेकिन जिम्मेदारी तो आएगी सारी मंत्रि परिषद के ऊपर आएगी, नहीं सारे मंत्रियों के ऊपर आएगी। तो ये क्या हो जाता है, इनके अंतर्गत डिफरेंस हो जाता है दोनों के अंतर्गत। तो यहाँ से याद रखना है हमें कि मंत्री सामूहिक रूप से तो किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, किस आर्टिकल 75(3) के तहत। लेकिन 75(2) के तहत ही मंत्री है ना राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक पद धारण करते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये हमें कंसेप्ट क्या रखना है, याद रखना है। मंत्रिमंडलीय समितियां कैसे बनती हैं, वो बनती है जब दो या दो से अधिक कैबिनेट मंत्री है ना, ये कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के ऊपर वाले जो कैबिनेट मंत्री हम दो या दो से अधिक आ जाए ना, मिल जाए, तो फिर जो समिति बन जाती है उसको बोलते हैं फिर कैबिनेट कमेटी बोलते हैं उसको, फिर कैबिनेट कमेटी। नहीं तो मंत्रिमंडलीय समितियां, मंत्रिमंडल की समिति बन गई ना, तो कैबिनेट कमेटी बोलेंगे उसको। ये ब्रिटिश परंपरा थी जिसको भारत में प्रचलित कर दिया गया। जैसे रक्षा मामलों के मंत्रिमंडल हो गए, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल, राजनीतिक मामलों के मंत्रिमंडल, तो इन सभी में कैबिनेट कमेटीज होते हैं और इनके अध्यक्ष मैक्सिमम के तो प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि आवास से संबंधित हो जाए तो गृह मंत्री बनते हैं अध्यक्ष, और रक्षा से संबंधित रक्षा मंत्री बन जाते हैं। तो इनकी अध्यक्ष से संबंधित भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो याद रखना है कि मंत्रिमंडलीय कैबिनेट कमेटियों के अध्यक्ष मंत्री भी बन सकते हैं। वो अपने अपने उस पर डिपेंड करेगा कि रक्षा वो जो समिति बनाई जा रही है किस पर डिपेंड करे, कैसी कैसी समिति है, मतलब किस पर निर्भर कर रही है। तो ये हो जाता है मंत्रि परिषद के बारे में। तो इनके कार्य क्या हो जाते हैं, पर देखो ये तो मैंने पढ़ा ही दिया। इस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अपने विभाग में पूर्ण जिम्मेदारी, कैबिनेट बैठक में आमंत्रण के आधार पर चुने जाते हैं। इसके अलावा ये कैबिनेट मंत्रियों को कैबिनेट बैठकों में भाग लेने का ये सारा अधिकार होता है। मैं जूम करके दिखा दूं, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं और इनकी सदस्यता सभी मंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य होने चाहिए, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, तो जरूरी नहीं है किसी भी सदस्य होने चाहिए। और नहीं है तो 6 माह के भीतर उनको सदस्यता लेना अनिवार्य है। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जो कि दोनों का ही सदस्य नहीं है, तो उसको 6 माह के अंतर्गत क्या लेना होगा, सदस्यता लेना कंपलसरी हो जाएगा उसके लिए। इसके अलावा इनके कुछ प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल के, तो मंत्रिपरिषद के कार्य सभी जिसमें शामिल होते हैं, इसमें आर्थिक नीति, विदेश नीति, रक्षा नीति का निर्धारण करना, विधेयक तैयार करना, संसद के प्रस्तुत करना, पास कराना, प्रशासनिक कार्य करना, न्यायिक कार्य जैसे समाधान, पेंशन, निर्णय, राष्ट्रीय पुरस्कार, और इन सभी को मतलब मेन लीड तो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन सलाह कौन देता है, सारी ये मंत्रिपरिषद का ही काम होता है। इसके अलावा आपातकाल में भी कब राष्ट्रपति शासन लगेगा, कब राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तो इसके लिए जो सलाह दी जाएगी वो कौन देगा, वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही दी जाती है। तो ये मंत्रिपरिषद के कुछ कार्य हो जाते हैं। इसके अलावा सामूहिक जिम्मेदारी मैंने देख ही ली, बता दिया आपको, 75(3) के तहत आ जाती है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो राष्ट्रपति के प्रति हो जाती है, 75(3)(2) के अंतर्गत आती है। विश्वास मत पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना जाता है। यदि विश्वास मत ना रहे, लोकसभा में विश्वास मत ना रहे, यानी कि लोकसभा में अगर बहुमत है, अभी सिद्ध करना होता है इनको, तब तक तो बनी रहेगी। अगर विश्वास नहीं रहे, लोकसभा में विश्वास मत नहीं हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार तत्काल गिर जाती है। इसके अलावा बहुत सारी संसदीय समितियां भी हैं जिनको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। पैक हो गया और प्राक्कलन समिति हो गई, लोकलेखा समिति हो गई, ये सारी चीजें। और राज्य की मंत्रिपरिषद भी सेम इसी तरीके से वही 91वें संविधान संशोधन में इसकी संख्या भी समान सीमा पर लागू है, सम्मान सीमा पर लागू है। 91 जो संविधान संशोधन है उसमें मंत्रियों की कुल जो संख्या है वो विधानसभा सदस्यों की 15% से अधिक नहीं है, वही सेम हो जाएगा। ये किस पर भी कंसेप्ट करते हैं, जो सीएम जिसको लीड करता है मंत्रिपरिषद राज्य के स्तर पर, उसमें भी यही फाउंडेशन लगी होगी। यहाँ पे देखो छोटे राज्यों के लिए मिनिमम 12 मंत्री हो सकते हैं, मतलब न्यूनतम 12 मंत्री होंगे छोटे राज्यों के लिए कम से कम। कैबिनेट मंत्री वही सारी चीजें, शिक्षा, पुलिसकर्मी, राज्यों के लिए अलग से विभाग होंगे ना। राज्य मंत्री अपने विभागों के लिए जिम्मेदार, राज्य मंत्री कैबिनेट के अधीन होते हैं। यहाँ पे कैबिनेट हो जाएगा मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के नीचे जो कैबिनेट, उसकी कैबिनेट में मुख्यमंत्री के द्वारा जो चुने गए जो लोग हैं वो आ जाएंगे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में। वहीं इनकी सारी वही जिम्मेदारियां होंगी, प्रश्नकाल में उत्तर देना, विश्वास मत बनाए रखना, बजट प्रस्तुतिकरण में विधानसभा बजट प्रस्तुतिकरण का काम करना। इसके अलावा 246 में राज्य सूची के विषयों पर ये सारे
कानून बनाने का काम इसी का होता है, मंत्री परिषद का, मंत्री का। समवर्ती सूची के विषय पर अगर कानून बना होना हो राज्य के स्तर पर, तो ये सारे काम होते हैं इनके संसद में, राज्य विधानमंडल मंत्री परिषद के सदस्यों की। स्थानीय सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने में भी मंत्री परिषद स्थानीय निकायों की शक्तियों को हस्तांतरित कर सकती है। ये सारे काम इसके अधीन आ जाते हैं, मंत्री परिषद के ही अधीन आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स और केसेस की बात करें, इन सभी से संबंधित 91वां संविधान संशोधन हमने देखा था 2003 का, याद रखना आपको कि लोकसभा एवं विधानसभा में तो मैक्सिमम मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या हो सकती है ना 15%, लोकसभा या विधानसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकते। इसके अलावा 52वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन कितनी बार पढ़ लिया, 73rd, 74वां, 72वां कितनी बार पढ़ चुके। इसके अलावा सनकरजिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के 1951, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, साथ में मंत्रियों की नियुक्ति पर कुछ स्वतंत्रता मतलब स्वीकार की गई, एक्सेप्टेंस। एसआर बोम्मई वर्सेस 1994 का केस जो है, कितनी बार हम इसको पढ़ चुके हैं कि वो जो 356 में मनमाना प्रयोग है ना, उसको असंवैधानिक किया गया। और एसआर बोम्मई केस में इसको किसके अधीन, जो सलाह देगा ना राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले, उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत लाया गया, राज्यपाल जो सलाह लेगा उसको। वहीं सुखदेव सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस 1975 का ही मंत्रियों की संपत्ति का प्रकटीकरण आवश्यक, सब मंत्रियों की जवाबदेही तो सुनिश्चित करने से संबंधित केस है। इसके अलावा रामेश्वर प्रसाद केस हो गया वर्सेस स्टेट ऑफ, जो इलेक्शन कमीशन हो गया, तो राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व चुनाव आयोग के परामर्श अनिवार्य हो गया, विधानसभा भंग करने की सीमाएं भी तय कर दी गई। वो था ना कि 1 साल तक तो कर सकते थे, लेकिन अगर उसको आगे बढ़ाना हो तो ईसीआई की जो रिक्वेस्ट है ना वो लेना जरूरी है, तो ये रामेश्वर प्रसाद केस से ही निकल के आया था 2006 के अंतर्गत। इसके अलावा ये कंपैरिजन हो गई पीएम और सीएम के तहत, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, ये सीएम हो गया, पीएम हो गया। शपथ कौन लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, ये राज्यपाल के समक्ष। यहाँ पे देखो ये 35 गलत लिखी हुई है। अगर लोकसभा का सदस्य कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी एज होनी चाहिए 25 साल, और यदि राज्यसभा का कोई सदस्य प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी एज होनी चाहिए 30 साल। ये क्वालिफिकेशन हो जाए। और जो अगर मुख्यमंत्री बनना है तो 25 साल एज है। इसके अलावा जवाबदेही की बात करें तो लोकसभा की प्रति होंगी, प्रधानमंत्री लोकसभा की प्रति और मुख्यमंत्री विधानसभा की प्रति जवाबदेही होगा। इनकी शक्ति होगी संघ सूची, और जो संघ सूची प्लस समवर्ती सूची तो है ही, साथ में अगर कुछ विषय ऐसे भी होंगे जो राज्य सूची के सौंपे जाएं तो उन पर भी जो शक्ति होगी उस प्रधानमंत्री की होगी। वहीं राज्य सूची और समवर्ती सूची पर केवल मुख्यमंत्री का अधिकार होंगे। इसके अलावा विदेश नीति पर अधिकार मैंने बताया था, सैन्य शक्तियों पर केवल किसके, प्रधानमंत्री के अधिकार होते हैं, मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं होते। आपातकाल की बात करें तो 352 और 356 के तहत जो है, 352 और 356 के तहत ये आपातकाल हो गया। उसकी सलाह कौन देगा, ये मंत्री परिषद देगा, उसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ऐसा केवल राज्य संकट प्रबंधन हेतु, केवल राज्य संकट प्रबंधन हेतु अगर कुछ डिसीजंस लेने होंगे तो वो सीएम के द्वारा लिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट का काम राज्य के लिए भी ये सारी चीजें कौन देखता है, सीएम देखता है। और ये 91वां संविधान संशोधन तो हमने देख ही लिया, मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है मुख्यमंत्री परिषद में। संघीय संरचना में पीएम की भूमिका तो वही है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हो जाएगा एक प्रकार से। बहुत सारे जो आयोग हैं, परिषद हैं, उनके क्या हो जाते हैं, ये अध्यक्ष के रूप में किसको, भारत में केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सेम राज्य के लिए राज्य की स्वायत्ता के रक्षक हो जाएगा। सीएम जीएसटी काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल से विभिन्न मंचों पर राज्य की क्या करता है, वकालत करता है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, सीएम और पीएम के बारे में हो जाती हैं। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो सारा उसी का रिवीजन है, तो वो सारी चीजें हमने देख चुके हैं। इसमें यही होता है कि जो फाइनल जो है वो आपको एक जगह पे सारी चीजें, अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो। कि मेंस के लिए कुछ पॉइंट है, संघवाद, जवाबदेहिता, आर्टिकल 356, बहुत सारे केसेस हो गए, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट हो गया, सहकारी संघवाद का कंसेप्ट हो गया। वो तो ये सारी चीजें हो गई किसके बारे में, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में। इसके बाद में अगर ये हमारा टॉपिक यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। इसके अलावा कुछ पीवाई क्यूज जब हम करेंगे तब और देख लेंगे, इनके बारे में क्वेश्चंस और आएंगे। अभी जैसे ही एक एक टॉपिक्स के हम पीवाई क्यू करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि कल से ही, यानी कल से ही आपको क्लास मिल जाएगी किसकी, कल तो मिलेगी आपको संसद एवं राज्य विधानमंडल की। जो संडे वाला दिन होगा ना, उस दिन आएगी आपकी पीवाई क्यूज की क्लास, जिसमें पिछले संडे को तो मिस हो गई थी, लेकिन इस संडे को मिस नहीं होने वाली। उसमें हम स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे उनके पीवाई क्यूज करना स्टार्ट करेंगे, पिछले जितने सालों में आए हुए हैं ना, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को उठाएंगे। चाहे स्टेट पीसीएस से भी उठाएंगे, कुछ अच्छा क्वेश्चंस मिलेगा तो आप उससे जुड़ेंगे, अच्छे से जुड़ सकते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं किसके ऊपर, मंत्री परिषद के ऊपर, सॉरी महान्यायवादी के ऊपर चलते हैं। महान्यायवादी 76 के बारे में, महान्यायवादी पढ़ेंगे इसके बाद हम।
तो महान्यायवादी का जो कंसेप्ट है वो किसके तहत आता है? आर्टिकल 70 जो 6 है ना, उसके तहत आता है महान्यायवादी। इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो महान्यायवादी की संवैधानिक स्थिति हो गई, ये रहा महान्यायवादी, यहाँ से स्टार्ट है। 76 के तहत इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी सीधी नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का वकील होने की इसके पास योग्यता ही होनी चाहिए। उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति कर दी जाती है, किसके रूप में? महान्यायवादी के रूप में नियुक्ति दे दी जाती है। उसके अलावा ये होता कौन है? ये होता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो संघ की जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, संघ का सर्वोच्च जो कानूनी अधिकारी, मतलब लॉयर मान लो एक प्रकार से, केंद्र सरकार का लॉयर मान लो, जो राष्ट्रपति के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। यह पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत आएगा। नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल, कर्तव्य क्या होंगे? सभी इसी 76 आर्टिकल में होंगे। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसको कानूनी सलाहकार, इसकी भूमिका होती है राष्ट्रपति का प्रमुख कानूनी सलाहकार, भारत सरकार का एक प्रकार से लॉयर की तरह काम करेगा। और संविधान की व्याख्या करना, कानूनी मामलों में सर्वोच्च प्राधिकार इसको प्राप्त। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के कानूनों का प्रतिनिधि कौन करता है? ये यही करता है। कौन क्या करता है? कार्यकाल इसका निश्चित है नहीं। आमतौर पर जब तक सरकार रहती है ना, उस सरकार के कार्यकाल आमतौर पर तब तक बना रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है। इसके अलावा वेतन भत्ती कौन डिसाइड करेगा? वेतन भत्ती इसके याद रखना संसद नहीं बल्कि कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसके वेतन भत्ते क्या किए जाते हैं? निर्धारित किए जाते हैं। कर्तव्य क्या होंगे? कानूनी सलाह देना, राष्ट्रीय निर्दिष्टित कार्य, सुप्रीम कोर्ट में संघ का प्रतिनिधित्व करना, मतलब 143 के तहत जब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, मतलब जो सीजीआई है ना, उससे राय लेने के लिए जब भेजता है ना, कोई राय वगैरह चाहिए, तो जो भारत सरकार का जो प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधित्व करता है, वो यही करता है। कौन? अटॉर्नी जनरल ही करता है। और परंपरा की बात करें ना, तो ये जो जब सरकार गिर जाती है ना, सरकार जब कंप्लीट हो जाती है, उसका टेन्योर, जिस सरकार के टेन्योर में इसकी नियुक्ति हुई है, तो ये भी उसके साथ साथ क्या कर देता है? त्याग पत्र दे देता है। और वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है? इसका राष्ट्रपति डिसाइड करता है, ये हमने देख लिया। इसके लिए कुछ योग्यता की शर्तें क्या होंगी? कुछ योग्यता की शर्तें होनी चाहिए, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी जो शर्तें हैं, जैसे कि भारत का नागरिक हो और सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष का क्या होना चाहिए? इसको अनुभव होना चाहिए कि 10 वर्ष से कम वकालत कर रहा हो, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा राष्ट्रपति की सीधी नियुक्ति, ये तो हमने देख लिया। पीएम की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है, कोई परीक्षा या चयन आयोग के द्वारा नहीं। पीएम ने सलाह देगा, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कर देगा। कार्यकाल इसका हमने देख लिया कि इसका कार्यकाल कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, राष्ट्रपति के परामर्श पर, मतलब राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत तक क्या करता है? ये कार्य करता है। यहाँ 5 वर्ष लिखा हुआ है, वो ऐसे ही लिखा है, आमतौर पर लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कि स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें आमतौर पर लिखा हुआ है, यानी जब तक सरकार आती है, सरकार 5 साल तक रहती है, तब तक ये रह सकता है। इसके अलावा पूर्व जो सीएजी हैं, डॉक्टर राजीव धवल, सोली सोराबजी, अरुण जेटली, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम है वो आपको याद रखने हैं महान्यायवादी के बारे में। तो इसके बारे में और चीज़ें जब देखें, महान्यायवादी की संवैधानिक स्थिति एवं शक्तियों के बारे में देखें, तो जो महान्यायवादी है उसकी संवैधानिक शक्तियों में एक तो 76 के तहत जो सब क्लोज 4 है ना, उसमें इसको न्यायालय में अधिकार है कि ये सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी एवं फौजदारी मामलों के अधिकार रखता है। उच्च न्यायालयों में भी प्रतिनिधित्व करता है। पीआईएल जो है पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन है, उनको दाखिल करने का अधिकार किसको है? इसको है महान्यायवादी। इसके अलावा संसद की बैठकों में, चाहे वो लोकसभा की हो, राज्यसभा की हो, ज्वाइंट सिटिंग भी हो, दोनों तीनों में क्या कर सकता है? इस तरीके से ये भाग ले सकता है। और मतलब कि उसमें मतदान नहीं कर सकता, लेकिन भाग दे सकता है। 101 और 190 के तहत कानूनी प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए भाग ले सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य अधिकार जो इसको मिले हैं, वो है निजी प्रचार के कार्य भी कर सकता है, यानी सरकारी काम में बाधा न हो। कुछ ऐसे काम भी, मतलब खुद का विधि व्यवसाय भी कर सकता है अलग से, लेकिन क्या होना चाहिए? वो क्या नहीं, सरकारी काम में क्या नहीं होना चाहिए? बाधा नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक हित के मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। और राष्ट्रपति को संवैधानिक सलाह की बात करें तो अनुच्छेद 143 के तहत ही राष्ट्रपति का क्या है? संवैधानिक सलाहकार भी होता है। तो ये मैंने बताया ही था, ये आपको कानूनी सलाहकार के रूप में संसद में इसकी कुछ भूमिकाएं होती है, न्यायालय में भूमिका, संवैधानिक व्याख्या करना, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व, यही घूम फिर के इसके बारे में मेन चीजें होती हैं जो महान्यायवादी के बारे में याद रखनी होती है। ये कुछ आर्टिकल्स हो गए। इसके अलावा महाधिवक्ता जो है ना, वो राज्य के स्तर पर सेम ऐसा ही पद होता है, वो हमें याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे महान्यायवादी हो गया ना, वहाँ पे हो जाएगा महाधिवक्ता, उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। यहाँ पे 76 है, यहाँ पे 165 आर्टिकल के तहत महाधिवक्ता हो जाएगा राज्य के स्तर पर, यानी राज्य सरकार का सर्वोच्च जो वकील मानो राज्यपाल
तो अगर कुछ सलाह वगैरह चाहिए हाई कोर्ट के जो जज जस्टिस है, तो वो सारा काम कौन, महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल कर लेता है। तो याद रखना, जो जैसे पीएम सीएम पढ़ा, राष्ट्रपति राज्यपाल पढ़ा, इसी प्रकार से महान्यायवादी और महाधिवक्ता का भी ये काम होता है। तो महान्यायवादी को, सॉरी, महाधिवक्ता को हमें पढ़ेंगे ना भी है अभी हम, जो महाधिवक्ता को हम पढ़ेंगे अभी अभी। न्यायपालिका जो है उसमें जो राष्ट्रपति, सीजीआई, न्यायाधीश, मतलब न्यायपालिका के स्तर पर राष्ट्रपति, महान्यायवादी तो का सीजीआई से सलाह और 124 के तहत लेता है, ये इसकी कुछ महाधिवक्ता हो गया। इसके अलावा संसदीय समितियों के बारे में मैं थोड़ा ब्रॉडली बताता हूँ, मतलब जल्दी बता देता हूँ, क्योंकि संसदीय समितियां जब हम संसद पढ़ेंगे तो उसमें भी ये टॉपिक आएगा। तो संसदीय समितियां है ना, इनकी परिभाषा में संवैधानिक आधार की बात करें तो संसद के सदस्यों से गठित समितियों को, जो संसद के सदस्यों के द्वारा जो समितियां गठित की जाती है उनको संसदीय समितियां बोलते हैं। इनका संवैधानिक आधार 105 आर्टिकल और 106 जो आर्टिकल है, साथ ही जो लोकसभा के या संसद के जो नियम है संसदीय समितियां गठित करने के संबंधित, उन नियमों में भी क्या है, इनका वर्णन किया गया है, किसका, संसदीय समितियों का। इसके अलावा कुछ इनके कुछ कार्य होते हैं, ये समितियां बनाई जाती हैं ना, इसके कुछ कार्य होते हैं। तो ये कार्य क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे ये कार्य करती हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो विधायी कार्यों में तो विधेयकों को विस्तृत जांच करने के लिए खंड दर खंड, मतलब कोई विधेयक आया, उस पर चर्चा हुई, फिर उसको जांच के लिए रख देंगे, कोई समिति बना देंगे स्पेशल, या फिर पहले से कोई स्थायी स्टैंडिंग समिति है, कमेटी है, उसके पास भेज देंगे। तो ये सारे काम होते हैं। नियंत्रण कार्य करना, कार्यपालिका की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने का कार्य संसदीय समितियों का होता है। जनहित कार्य करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना, विश्लेषण कार्य करना, ये सारे काम किसके होंगे, इन्हीं समितियों के होंगे, संसदीय समितियों के कार्य होंगे। ये देखो, इनमें जो 3 प्रकार की समितियां हैं ना, बहुत सारी होती हैं, लेकिन कभी कभी चर्चा में आती हैं अलग अलग। लेकिन 3 प्रकार की समितियां हैं ना जो इंपॉर्टेंट, वो स्थायी समितियां, एक तो जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटीज बोलते हैं, दूसरी तदर्थ समिति जिसको एडहोक कमेटीज बोलते हैं, और एक होते हैं विभागीय कमेटी और होती हैं, तीसरी विभागीय और लेते हैं जो इंपॉर्टेंट कमेटियां विभागीय, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज होती है। जो विभाग, कोई विभाग है, स्पेशल विभाग आ गया, जैसे रेलवे का विभाग हो गया कोई, या फिर कोई अलग जो विभाग हो गया, उसके बजट की छानबीन करने के लिए विभाग के कानून नियम क्या क्या हैं, विभाग में सुधार क्या क्या हो सकते हैं, इसके सुझाव के लिए विभागीय समितियां बनाई जाती हैं। और तदर्थ जो समितियां होती है अस्थायी होती है, जो या तो 6 माह के लिए, 1 साल के लिए बनाई जाती है, 2 साल के लिए बनाई जा सकती है। और स्थायी जो समितियां होती है ना, वो स्थायी समितियां नाम से ही हो रखा है कि स्थायी समितियां हो गई, जो क्या होंगी, स्थायी हो जाएंगी, मतलब स्थायी समय के लिए बनाई जाएंगी। अब ये इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल से देख लेना, जब इन तीनों समितियों के बारे में, तदर्थ के बारे में। और सबसे पहले हम पीएसी के बारे में पढ़ते हैं, संसद की जो ये 3 समितियां हो गई। अब कुछ समितियां ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि वो एक प्रकार से संसदीय वित्त से संबंधित होते हैं। संसद की वित्तीय समिति, जिसमें पहली आती है पीएसी, पैक होती है, पैक आती है, जिसमें लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको बोलते हैं, जो स्टार्टिंग कहाँ से निकल के आई थी, ये जो 1921 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, और 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जब आए थे, उन्हीं से निकल के आई थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। उसका मेन काम क्या होता था, मेन काम होता था सरकार के आय व्यय की जांच करना, कैग की रिपोर्टों की जांच करना, संसद के अनुदानों की जांच करना, और कैग की जो सदैव सहायता के लिए, मतलब इसको मित्र मार्गदर्शक बोलते थे पैक को। और 1 साल के लिए ये बनती थी ये कमेटी, और इसके सदस्य कितने होते थे, 1921 से ही 22 सदस्य हैं इसमें, जिसमें 15 तो होंगे लोकसभा से, हाँ 15 होंगे लोकसभा से, और 7 हो जाएंगे कहाँ से, राज्यसभा से। तो 15 + 7 मिलकर ये बनाते थे 22 सदस्य, और एक जो बन जाती लोक लेखा समिति। इसके काम क्या क्या थे वो मैंने बता दिया। सदस्य क्या होते थे, ये जो मैं तीनों समितियां पढ़ाने वाला हूँ, वो पैक पढ़ा दूँ, इसके अलावा मैं पढ़ाऊंगा ईसी, एस्टिमेट कमेटी पढ़ाऊंगा, जो अनुमान या प्राकलन समिति बोलते हैं इसको, और जो मतलब पैक को और ईसी को जुड़वा बहने बोलते हैं, एक तरह से लगभग सिमिलर से क्या है, इनके कार्य भी लगभग सिमिलर, अलग अलग, मतलब कुछ कार्यों को छोड़कर कहीं ना कहीं इनमें भी सिमिलरिटी पाई जाती है। जुड़वा बहने बोला जाता है एस्टिमेट कमेटी। इसका गठन होता है एस्टिमेट कमेटी को 1950 से 1950 में। इसमें कितने सदस्य होते हैं, ईसी में होते हैं 30 होते हैं, और पीएसी में होते हैं 50, ओ सॉरी 22 होते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7 इसमें पीएसी में, और एस्टिमेट कमेटी में होते हैं 30 होते हैं। तो और ये भी चुने कैसे जाते हैं, वही सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा सदस्यों के बीच में से कर लेंगे, गुप्त मतदान के माध्यम से। इनका काम क्या होता है, एस्टिमेट कमेटी अनुमान लगाना, यानी बजट अनुमानों को बेहतर करना, उसके प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए बेहतर, उस पर सुझाव देना, विभागों
की कार्यकुशलता की मितव्ययता में वृद्धि करना, ताकि कम खर्चे में ज्यादा काम कैसे निकाला जा सके, ये किसका काम होता है? एस्टिमेट कमेटी का। और इन सारी चीजों का, ये बजट में वगैरह आय व्यय कितना किया, कहाँ किया, क्या की रिपोर्टों वगैरह का इनकी जांच करने का काम फिर ये करती है पीएसी, लोक लेखा समिति। इसके अलावा लोक उपक्रमों के लिए भी एक कमेटी आती है जिसको बोलते हैं कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर टेकर्स, जिसको कोप्सू बोलते हैं, COPSU, कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर जो है अंडरटेकर्स है, अंडरटेकिंग जो है। तो ये निकल के आते हैं 1964 में बनती है, सबसे पहले 1964 से। और ये तीनों के तीनों कमेटियां हैं ना, पैक हो चाहे ईसी हो चाहे कोप्सू हो, ये एक एक साल के लिए बनाई जाती हैं। इसमें भी 22 सदस्य ही होते हैं, वो ही 15+7 सेम लोकसभा +7 राज्यसभा से हो जाते हैं। और इस कोप्सू का काम होता है लोक उपक्रमों के प्रतिवेदनों की जांच करना, मतलब जो सरकारी जो दफ्तर कार्यालय या कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो सरकारी है, लोक उपक्रम के लेखों की परीक्षण करना, लोक उपक्रमों के लिए सुधार क्या क्या हो सकते हैं, इनके लिए सुझाव देने का काम किसका होता है? कोप्सू का होता है। इसके अलावा कुछ कमियां हैं, जैसे इनके कार्य स्व परीक्षण जैसा है, मतलब कि क्या जब पढ़ेंगे उसका कार्य सब पोस्टमार्टम के जैसा ज्यादा, यानी कि जब सब कुछ हो चुका होता है ना, घोटाला हो चुका होता है ना, उसके बाद ये जांच करती है। इसके अलावा ये परामर्श प्रकृति की होती है, इनकी रिपोर्टें बाध्यकारी नहीं माना जाता, फिर कुछ कमियां हो जाती हैं। रिपोर्ट को संसद में चर्चा नहीं होती, रिपोर्ट में भी विलंबन होता है, संवैधानिक नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, तकनीक का अभाव है। तो और किसी विभाग की अगर एक बार जांच कर दिया तो फिर पता नहीं कितने साल बाद में उसकी दोबारा जांच करें, तो ये सारी कुछ कमियां हो जाती हैं इन तीनों की। तो ये तीनों मैंने कमेटियां बता दी, जो वित्तीय कमेटियां थी इंपॉर्टेंट, वो मैंने बता दी। इसके अलावा तदर्थ कमेटी, संयुक्त ज्वाइंट कमेटी हो जाती है, जब दो या दो से अधिक समितियों को मिलाकर गठित कर दिया तो उसको ज्वाइंट कमेटी बोलेंगे। जांच समिति जो इंक्वायरी के लिए बनाई जाती है, और जो जब इंक्वायरी खत्म हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। इसके अलावा संविधान संशोधन समिति, संविधान संशोधन से संबंधित कोई जांच वगैरह करने के लिए बनाई जाती है। कुछ प्रमुख स्थायी समितियों में मैंने अभी आपको कुछ समिति वित्तीय समितियां तो मैंने पढ़ाई दी सारी। इसके अलावा विधि एवं न्याय के लिए भी समितियां होती हैं, जैसे कि कानूनी मामलों के कुछ स्थायी सदस्य समितियां मैं बता रहा हूँ। जैसे विधि एवं न्याय समिति जो है कानूनी मामलों एवं विधेयकों की संवैधानिकता की समीक्षा करने के लिए स्थायी रूप से बनाई गई है। न्यायिक सुधारों के लिए, महान्यायवादी के जो कार्य है ना, उसकी समीक्षा करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय समिति मैंने बता दिया अभी, वो अस्थायी थे, लेकिन ये स्थायी भी होती है एक वित्तीय समिति जो बजट कर वित्तीय मामलों की जांच से संबंधित है। रक्षा समिति, रक्षा के मामलों के लिए, विदेशी मामलों के लिए भी कुछ समितियां होती है। भारतीय से द्विपक्षीय संबंधों कैसे सुधारा जा सकता है, विदेश नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जांच करने के लिए। गृह मामलों से संबंधित कुछ समितियां जो होती है। वहीं शिक्षा से संबंधित कुछ समितियां होती है, हायर एजुकेशन से अलग, स्कूली शिक्षा को कौशल विकास से अलग हो सकती है, आंतरिक सुरक्षा को लेकर अलग हो सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए, कृषि के लिए, पर्यावरण के लिए, IT से संबंधित, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित, और सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित ये क्या हो जाती है? अलग अलग तरीके से क्या बनाई जाती है? समितियां बनाई जाती है, कुछ विभागों के अनुसार, कुछ स्थायी रूप से, और कुछ जैसे कोई घोटाला वगैरह हो गया तो उसके लिए। तो ये क्या हो जाती है? समिति हो जाती है। इनके सारे काम वही हैं जो मैंने बता दिया। विधेयकों की जांच करना, सुझाव देना, संभावित मूल्यांकन करना, सिफारिशें करना, और कुछ मतलब संशोधन करेंगे तो कुछ उनको जो कुछ एक्सेप्ट नहीं है उनको अस्वीकार कर देना। कुछ संवैधानिक सीमाएं हैं, न्यायालय के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। राष्ट्रपति की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती ये समितियां, और संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ कानूनी सीमाएं, गोपनीय सूचनाएं नहीं मांग सकती, राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में कोई, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में कोई गोपनीय सूचना चाहिए तो वो नहीं मिल सकती इनको। मतलब ये कुछ कमियां हैं तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अब लिखना चाहो तो। जैसे समय की कमी है इनके पास, बजट एवं कर्मचारियों की सीमाएं, सत्तारूढ़ दल का प्रभाव होता है, तकनीकी मतलब विशेषज्ञता इनके पास अभी है नहीं इतनी जितनी होनी चाहिए। और जांच एवं नियंत्रण शक्तियां, जैसे गुनाहों को बुलाना, ये इनके पास, मतलब ये क्या क्या कर सकते हैं? गवाहों को भी बुला सकते हैं, सरकारी अधिकारी, विशेषज्ञ हितधारकों को बुलाना, पूछताछ करना, दस्तावेज मंगाने से संबंधित कुछ लेकिन है गोपनीयता की सूचना, कुछ मतलब दस्तावेज इनको ना भी प्राप्त हो जो देश की रक्षा से संबंधित जुड़े हुए और देश की रक्षा से के संबंध में जुड़े हुए हो। स्थलों की जांच करना, अनुदानों की जांच करना, ये सारे काम होते हैं इसके। इसके अलावा महान्यायवादी एवं संसदीय समितियों के संबंध की बात करें तो कानूनी सलाह, संवैधानिक व्याख्या के लिए, और विधेयकों की समीक्षा, तो ये काम महान्यायवादी भी कर सकता है। और जब कैग पढ़ेंगे तो कैग से डायरेक्ट जुड़ जाते हैं ये, कैग के मित्र मार्गदर्शक भी तो बोलते हैं। एक कमेटी मैंने पढ़ाई थी, लोक लेखा जो समिति थी उसको। इसके अलावा अप्रत्यक्ष संसदीय प्रभाव इन समितियों पर महान्यायवादी का होता है। नीतियों पर प्रश्न पूछने का, पारस्परिक सहयोग, कोऑर्डिनेशन के साथ ये क्या करते हैं? काम करते हैं। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे 76 महान्यायवादी की नियुक्ति योग्यता संबंधित है। 143 सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति की परामर्श की शक्तियां हो गई। और
सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारी, हम जब सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जब पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल्स दोबारा छोड़ेंगे। महान अधिवक्ता के बारे में 165 आर्टिकल अभी पढ़ने ही वाले हैं, महाधिवक्ता को पढ़ेंगे, फिर कैग को पढ़ेंगे। अभी 2 टॉपिक्स और रखे हैं अभी हमारे। संवैधानिक उपचार हो गए, ये तो हमने पढ़ाई है, PIL दाखिल कर सकते हैं इसी के तहत। वहीं 109 और 101 और 190 के तहत संसद के जो कुछ भी सदस्य को विशेष अधिकार प्राप्त है ना, वो महान्यायवादी के मताधिकार का अधिकार नहीं है, ये 105 में उल्लेखित है। कुछ इंपॉर्टेंट केस इनसे संबंधित केस, एक तो गोलकनाथ केस आ जाता है, जिसमें संविधान संशोधन की शक्ति को में महान्यायवादी की राय, मौलिक अधिकारों को सुरक्षा दी गई, महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए। इसके अलावा केशवानंद भारती केस 1973, वो हमने देखा, वो उसको बार बार हम पढ़ चुके हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में डॉक्ट्रिन का कंसेप्ट आता है, उसमें महान्यायवादी की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें भी। और सुखदेव सिंह केस में PIL दाखिल करने का अधिकार, सार्वजनिक हित में महान्यायवादी की भूमिका, ये 1975 का ये भी महान्यायवादी समझ। वही ADM जबलपुर केस 1976 का, उसमें आपातकाल में महान्यायवादी को कानूनी सलाह की भूमिका या मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित भी है ये। तो ADM जबलपुर केस आपको याद रखना, 1976 का, इसको 50 साल हो गए। वहीं ये विधेयकों पर राय रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले में, कुछ भी सुप्रीम विधेयकों पर राय रख सकते हैं, जैसे भूमि का अधिग्रहण, नागरिकता संबंधित विधेयक हो गए, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी अंतर्राज्यीय विवाद, महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते PIL दाखिल करना, राष्ट्रपति की सलाह के लिए महान्यायवादी कुछ प्रमुख कार्य थे। कुछ क्वेश्चंस हैं, वो वैसे ज़्यादा अच्छे तो नहीं है, लेकिन ऐसे वन लाइनर केसेस हो सकते हैं, आप इनको देखना चाहो तो देख सकते हैं। तो ये देख लेना, चाहे स्थायी समितियां जहाँ पे भी बनेंगी ना, वो चाहे फिर लोकसभा की बने या फिर राज्यसभा के लिए, वहाँ पे 30 सदस्य होंगे। तो याद रखें कितना कार्यकाल होता है, क्या होता है। निजी कार्य कर सकते हैं, ठीक है, संसद में क्या अधिकार हैं। इसके अलावा AG सोलिसिटर जनरल में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है। क्या समितियां न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकती है, नहीं कर सकती, हमने देखा था। 143 से किससे संबंधित, विधि एवं न्याय की समिति क्या है, विधि एवं न्याय की समिति क्या है, संसदीय समितियों की व्यवहारिक सीमाएं क्या क्या है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, ये आप देख लेना। और विधि एवं न्याय की समिति कुछ उदाहरण भी दे रखा है, जैसे रक्षा शिक्षा से संबंधित वित्त समिति होगी, ये हमने देखा भी है, वो सारी चीजें हो गई है। उन्हीं का बार बार रिविजन, लास्ट की 1-2 जो PPTs के जो पेजेस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनमें सीधा सीधा क्या हो रखा होता है, सीधा मतलब क्विक रिविजन के तरीके से बनाई होती है। तो स्थायी समितियों का कार्यकाल क्या होता है, क्या नहीं होता। एज की अधिकतम आयु सीमा 65 हो सकती है, और ये हो गया। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले थे, यहाँ पे हमारा हो जाता है महान्यायवादी का टॉपिक खत्म। और अब हम जो पढ़ने वाले बनेंगे ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे महाधिवक्ता को पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल को पढ़ेंगे, हम महाधिवक्ता को पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो हमारे आज के जितने टॉपिक्स हमने लिए थे वो क्लियर हो जाएंगे। तो महाधिवक्ता, जैसे हमने वहाँ पे जो महान्यायवादी पढ़ा था ना, उसी के तरीके से कौन हो जाएगा, महाधिवक्ता हो जाएगा, जो कि चेक एंड बैलेंस पर निर्भर करेंगे, सेंटर और स्टेट के बीच में नियंत्रक के महालगा परीक्षक एवं राज्य के महाधिवक्ता, दोनों सरकार के चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन को सुनिश्चित करते हैं। अब इसमें हम कैग पढ़ेंगे 148 से 151, लेकिन उससे पहले हम महाधिवक्ता पढ़ लेंगे 165, क्योंकि ये सीधा जुड़ता है किससे, महान्यायवादी से जुड़ता है। और हम जैसे पढ़ रहे राष्ट्रपति, राज्यपाल, CM PM, अब महान्यायवादी पढ़ेंगे, तो महान्यायवादी के साथ में कौन पढ़ने वाले हैं, महाधिवक्ता, राज्य से संबंधित। तो पहले हम महाधिवक्ता को पढ़ के आते हैं, देन हम कैग पे आएंगे लास्ट में। तो महाधिवक्ता के बारे में बात करें तो राज्य के जो महाधिवक्ता है ना, उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट बोल देंगे। वहाँ यहाँ पे इंडिया था महान्यायवादी के लिए, तो एडवोकेट जनरल यहाँ हो जाता है, वहाँ अटॉर्नी जनरल था, याद रखना, महाधिवक्ता हो जाए। राज्य का मुख्य व्यवसाय अधिकारी हमने देखा भी है, राज्य सरकारों के मामलों में कानूनी मामलों में सलाह देने का काम इसका होता है। 165 इसके लिए आर्टिकल हो गया, कंपेरिजन करोगे तो क्या 176 हो गया। प्रत्येक राज्य का अपना महाधिवक्ता होता है, काम का होगा कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच में महत्वपूर्ण संवैधानिक कड़ी के रूप में ये काम करता है। वही काम जो महान्यायवादी का सेंटर के लिए होता है, वो यहाँ पे राज्य के लिए किसका हो जाता है, महान्यायवादी का हो जाता है। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया की बात कर ले तो अनुच्छेद 165 के तहत इसकी नियुक्ति होती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के ये योग्य होना चाहिए, और यदि भारत का नागरिक हो, न्यायिक पद पर कम से कम 10 वर्ष किसकी सेवा दिया हो, या फिर उच्च न्यायालय में जो हाई कोर्ट है ना, उसमें कम से कम 10 साल से क्या हो, वकील के पद पर हो या अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो ना, तो फिर ये इसके लिए बाउंडेशंस हो जाती हैं, किसके लिए, मतलब कंडीशंस हो जाती हैं, योग्यता की शर्तें हो जाती है। वहाँ पे क्या था, सुप्रीम कोर्ट के लिए था, यहाँ पे हाई कोर्ट के लिए हो जाएगा। कार्यकाल, यहाँ पे कार्यकाल वही हो गया, राज्यपाल के विवेक पर डिपेंड करेगा कि आप कितने दिन तक, मतलब राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करेगा, कोई निश्चित अवधि नहीं है। मुख्यमंत्री के त्याग पत्र पर परंपरागत रूप से महाधिवक्ता को हटाया जा सकता है। इसके अलावा वेतन भत्तों की बात करें तो वो राज्यपाल निर्धारित करेगा, वहाँ राष्ट्रपति कर रहा था। संविधान में ऐसा कोई निर्दिष्ट संवैधानिक आधार नहीं है।
पद से हटाना हो तो राज्यपाल के द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। कैग की तरह संसदीय प्रक्रिया आवश्यक नहीं है कि कैग की तरह संसदीय प्रक्रिया, और कैग को भी किसी भी समय पे वहां पे राष्ट्रपति हटा सकता था, इसको भी हटा सकता है। तो एक परंपरा, वही यही परंपरा यहीं पे भी चलती है कि जैसे ही सरकार जो है वो उसका त्याग पत्र देती है, अगर उसका विघटन हो जाता है, सरकार चेंज होती है, तो परंपरागत रूप से क्या कर देते हैं, ये भी क्या कर देते हैं, अपना त्याग पत्र दे देते हैं। वही इसका काम क्या हो जाएगा, वही कानूनी सलाहकार। लेकिन यहाँ पे कानूनी सलाह राज्य के संदर्भ में होगा, और वैधानिक एवं कानूनी सलाह के मामले में राज्य को प्रतिनिधित्व करेगा कहाँ, हाई कोर्ट के मामले में, सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य को कोई केस आ रहा है ना, तो राज्य के जो एडवोकेट जनरल है ना वो जाएंगे। और इसके अलावा विधानमंडल में भाग बोल सकता है, और मीटिंगों में मतलब वो जो सत्र होंगे ना उनमें भाग ले सकता है, बोलने का अधिकार होगा। लेकिन मतदान का अधिकार इसको भी नहीं होगा, वहां पे नहीं भी था क्या महान्यायवादी, तो इसको भी नहीं था। निजी वकालत ये भी कर सकता है, क्योंकि जो महान्यायवादी था अटॉर्नी जनरल कर सकता था, तो ये भी निजी वकालत कर सकता है। लेकिन उनसे जो राज्य सरकार है ना, उनके जो भी कानून वगैरह है, केसेस वगैरह है, उन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसके अलावा सरकार के विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही ना तो महान्यायवादी कर सकता है केंद्र सरकार के विरुद्ध, ना ही ये जो है महाधिवक्ता कर सकता है राज्य सरकार के विरुद्ध। और इसके साथ ही जो मंत्रिपरिषद का जो सदस्य भी ये नहीं होता, ये हमने उसमें भी देखा था कि महान्यायवादी भी किसी का सदस्य नहीं होता, दोनों में से ना तो मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, ना ही सदन का कोई सदस्य होता है। आपराधिक बचाव सरकार की अनुमति के बिना किसी को आपराधिक मामले में बचाव नहीं दे सकता। ये दोनों के लिए याद रखना, महान्यायवादी के लिए भी, वहां में मैंने शायद डिस्कस नहीं किया था, याद रखना। आपराधिक मामलों में अगर सरकार की अनुमति नहीं है तो किसी को बचाव नहीं कर सकता। विधायक के समान विशेष अधिकार इसको प्राप्त होते हैं, विधानमंडल में बोलना, कानूनी कार्यवाही सुरक्षा, लेकिन मतदान करने का अधिकार विधायक को है, इसको नहीं है। तो ये हो जाता है। इसके अलावा महाधिवक्ता के बारे में तो ये इतना ही है, और वो उसी के सिमिलर हो गया सारी चीजें। अब हम चलते हैं जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, कैग के ऊपर। कैग जो है कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल जिसको बोलते हैं, कंप्ट्रोलर और एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं मुख्य लेखा परीक्षक जो है, भारत का सर्वोच्च ऑडिटर जिसको बोलते हैं, सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थान है। और यह केंद्र सरकारों का, राज्य सरकारों का जो PSUs हैं, सार्वजनिक उपक्रम है, सरकारी संस्थान है, उसके वित्तीय लेन देनों की स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, लेखा परीक्षा क्या करता है, ये लेखा परीक्षा करता है, ऑडिटिंग करता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि इसके संवैधानिक आधार क्या क्या हैं, और सारी चीजें इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक ही है, इसके कंपैरिजन वाला कोई ऐसा है नहीं अभी। तो जैसे हम कंपैरिजन कर रहे थे सभी से, तो इसको बहुत डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। संवैधानिक आधारों की बात करते हैं तो सबसे पहले कैग के संवैधानिक आधार भाग 5, वही जो केंद्र सरकार हम पढ़ रहे थे, उसी के तहत आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक भारत का नियंत्रक की महालेखा परीक्षक की के ये जो आर्टिकल्स हैं वो हैं। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था ना, उसके संविधान लागू होने के साथ ही कैग का पद संवैधानिक रूप से स्थापित हुआ था। ब्रिटिश शासनकाल में भी लेखा परीक्षा व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। मतलब जैसे ही संविधान लागू हुआ तब से ये मौजूद है मूल संविधान में 148 से 151 के तहत, क्योंकि पहले से भी ये था। और सार्वजनिक धन का प्रहरी बोला गया इसको, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स बोला गया था। किसको, इसको कैग को। इसका कैग का मुख्यालय जो है ना, जो कहाँ पे, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में से हेडक्वार्टर, याद रखना। किसका, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा में लेखा विभाग IAD का जो प्रमुख है कैग, IAD यानी भारतीय लेखा परीक्षा, और लेखा विभाग जो है, ऑडिटिंग जो डिपार्टमेंट है, उसका प्रमुख होते हैं कौन, जो कैग जो है। और IAAD अधिनियम 1994 के द्वारा कैग की शक्तियों को और विस्तृत किया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कैग के बारे में क्या कहा है, कैग के बारे में कहा है कि नियंत्रक जो महालेखा परीक्षक है ना, वो भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा, सार्वजनिक धन का संरक्षक करने का काम कौन करेगा, कैग के द्वारा करेगा। ये कथन किसने कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर साहिब ने कहा था। इसके अलावा अब इनकी नियुक्ति की, इसके कार्यकाल की, और इसके जो संवैधानिक सुरक्षा जो कार्यकाल को दी गई स्वतंत्रताएं, उनकी बातें करें तो पहले तो CAG की नियुक्ति प्रक्रिया अत्यंत कठोर है, यानी कि सर्वोच्च न्यायिक पद के समान इसको सुरक्षा प्रदान की गई है। इसको जब इसकी जो हटाने की प्रोसेस है ना, इसकी हटाने की जो प्रोसेस, वो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है ना उसके समान है। यानी कि जैसे जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें उनके न्यायाधीशों के हटाने के प्रोसीजर को ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो उसके समान है। यानी मोटा मोटा बता दूं कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, यानी उपस्थिति मतदान करने वाले 2/3 बहुमत यदि प्रस्ताव पारित करते हैं ना, तब जाके कहीं राष्ट्रपति फिर इसको हटाता है।
त्यागपत्र किसको दे सकता है? ये राष्ट्रपति को सौंप सकता है, और कार्यकाल इसका 6 वर्ष या एज 65 वर्ष से पहले जो भी हो जाए वो इसका क्या हो जाएगा? कार्यकाल हो जाएगा। इसकी नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। और यह मतलब इसकी जो शपथ लेता है राष्ट्रपति के सम्मुख, शपथ किसके सम्मुख लेता है? राष्ट्रपति के सम्मुख। किस शपथ किसकी लेगा? अपने संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा बनाए रखने की, भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की, सम्यक प्रकार एवं श्रद्धा पूर्वक अपनी पूरी योग्यता और ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय, पक्षपात, अनुराग एवं द्वेष के बिना पालन करने की, और संविधान एवं विधि जो है, कानून है, उनके मर्यादाओं के पालन करने की क्या कर लेगा? ये शपथ लेगा। कौन? कैग जो है। वेतन एवं भत्ते जो निर्धारित किए जाएंगे इसके, वो किसके द्वारा किए जाएंगे? संसद जो है वो निर्धारित करेगी इसके वेतन भत्ते निर्धारित। और किसके जो दूसरी अनुसूची है ना, संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्टित है, उसी के तहत नियुक्ति के बाद वेतन, छुट्टी, पेंशन में कोई नुकसानदेह परिवर्तन नहीं होगा। कि जब ये नियुक्ति एक बार कैग नियुक्त हो गया तो जब तक ये कार्यकाल में रहेगा तब तक मतलब कोई की ये एक प्रकार से कम नहीं किया जाएगा इसके वेतन भत्तों को, पेंशन, छुट्टियों को। तो इसको हटाने की प्रोसेस तो है ही से सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जस्टिस होते हैं, उनको हटाने की होती है ना, उसी प्रकार से होती है। दूसरे शब्दों में संसद के जब दोनों सदनों में विशेष बहुमत पारित होगा तभी हट सकता है। मतलब इसके जो कार्यकाल है ना उसको एक सॉलिड जो सेफ्टी दे रखा है। कौन? संविधान में दिया गया। कैग के कार्यालयों पर सभी खर्च भारत की संचित निधि से भारित होते हैं। भारत की संचित निधि, जब हम निधियां पढ़ेंगे, जैसे संसद का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं निधियां पढ़ाऊंगा, भारत की संचित निधि से मतलब सीधे जो भारत का जो फंड होता है ना, संचित निधि, उससे उस पर भारित होती है। किसकी? कैग की। सरकार के बजट में कटौती नहीं कर सकती। मतलब इन बजट में से इनके जो पेंशन वगैरह, वेतन वगैरह है, उनमें कटौती नहीं कर सकती। कौन? सरकार जो है जब भी बजट लेकर आएगी, क्योंकि ये सीधे भारत की जो संचित निधि है ना उस पर भारित होता है इनका वेतन भत्ता। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात ये है, कई बार स्टेटमेंट्स में पूछा जाता है कि कैग है ना, क्या जब उसकी कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद कोई और काम कर सकता है क्या? कोई और सरकार के अंतर्गत कोई और काम कर सकता है? तो नहीं कर सकता, क्योंकि भारत सरकार है, किसी अन्य राज्य सरकार के अंतर्गत सेनानिवृत्त जब हो जाएगा, जब रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद कोई अन्य पद नहीं ले सकता भविष्य के लाभ के लिए कोई समझौता न करे। मतलब कि क्योंकि ये कैग जब बनेगा तो इसको पता होगा सारी की सारी, इसके पास बहुत सारी सेंसिटिव जानकारी होंगी, बहुत सारे डेटा होंगे, देश के आंतरिक मामलों की भी जांच जबकि कैग जब अपनी ड्यूटी के दौरान रहेगा, बहुत सारे डाटा होंगे, बहुत सारे देश के प्रति। और जैसे ये कोई और इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करेगा तो वहाँ पे डाटा लीक करने की तो ये संभावनाएं तो हो ही सकती है ना। इसकी वजह से क्या करता है कि एक बार सेनानिवृत्त हुआ उसके बाद इसको किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के तहत कोई भी पद नहीं दिया जाता, कोई अन्य पद नहीं दिया जा सकता। और ये इसकी क्या है, इसकी जो स्वतंत्रताओं के तहत आता है, इसकी जो पद है उसकी स्वतंत्रता। इसके अलावा भी इसके कार्यकाल को भी जो है सुरक्षा मुहैया कराई गई है कि इसे केवल राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में उल्लेखित जो कार्यवाही है ना उसी के आधार पर हटाया जा सकता है। और वो कार्यवाही मैंने अभी बताई थी, ये वाली सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति हटाया जा सकता है। ये महान्यायवादी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का कोई कंसेप्ट नहीं है, बल्कि क्या है कि ये मतलब जो प्रोसेस निर्धारित की गई है संविधान में उसी के तहत इसको हटाया जा सकता है। और वो हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा यह अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वह भारत की सरकार हो या राज्य सरकार के तहत ग्रहण नहीं कर सकता। वेतन सेवा शर्तें कौन डिसाइड करेगा? संसद। ये हमने देख ही लिया। और कोई भी जब ये कार्यकाल के दौरान इसके वेतन भत्तों में, इसकी छुट्टियों में कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और इसका जो भारत की संचित निधि पर भारित होगा। ये सारी चीजें अभी तक हमने देख ली है कि इसके जो भी व्यय होंगे ना, प्रशासनिक व्यय हो चाहे इसकी पेंशन, वेतन भत्ते, सारे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में कैग परिषद जो कैग है, कैग का जो प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। कोई भी मंत्री है, मंत्री नहीं बना सकता, मतलब जो कोई जिसको कैग बनाया जाएगा वो मंत्री नहीं हो सकता संसद के किसी भी सदन का। और यदि कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, और कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए किसी कार्य को जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कि कैग अगर कोई काम कर रहा है ना तो उसकी जिम्मेदारी कोई मंत्री भी नहीं लेता, और ना ही ये मंत्री हो सकता है कैग किसी मंत्री को, ना तो किसी मंत्री को कैग बनाएंगे, उसका काम सौंपेंगे, और ना ही मंत्री को इसी कार्यों का क्या कर सकता है, जिम्मेदारी ले सकता है। तो ये कैग के बारे में थी। अब इसके कुछ शक्तियों की बात कर ले, इसके कुछ कर्तव्यों की बात कर ले, और ये कितने प्रकार की मतलब लेखा परीक्षा कैसे करता है, तो उन सारी चीज़ों की बात करें तो ये आते हैं आर्टिकल 151 के तहत आता है। और जो IAAD हमने बढ़ा था, जो भारतीय लेखा परीक्षा जो विभाग था,
तो उसके अधिनियम 1994 के द्वारा इसकी मतलब इसकी कार्य शक्ति क्या है, इनकी जो विस्तृत व्याख्या की गई है, विस्तृत जो व्याख्या किसमें की गई है, IEEE 1994 में 3 प्रकार के लेखा परीक्षकों को यह कवर करता है। एक तो वित्तीय लेखा परीक्षक, एक अनुपालक जिसको कंप्लायंस ऑडिट बोलते हैं, इसके अलावा परफॉर्मेंस ऑडिट, कार्य निष्पादन लेखा परीक्षा। 3 प्रकार के लेखा परीक्षकों को यह क्या करता है, जो IAAD है ना उसके तहत कवर करता है। वित्तीय लेखा परीक्षा में क्या करता है, ये धन का सही उपयोग सुनिश्चित करना। फाइनेंशियल ऑडिट में यह जांचता है कि खर्च स्वीकृत बजट के अनुसार हुआ या नहीं, कि सरकार ने जिस तरीके से जो बजट लेके आए थे सरकार, उसमें जो वादे वगैरह किए गए थे कि कितना धन कहाँ कहाँ खर्च करना है, उस हिसाब से सरकार ने वो धन खर्च किया है या नहीं किया है। इसके अलावा खर्च स्वीकृत बजट के अनुसार हुआ है या नहीं। अनुपालन लेखा में कंप्लायंस ऑडिट में कानूनों एवं नियमों का पालन सुनिश्चित करना, यह जांच करता है कि सरकारी जो खर्च है वो कानूनी प्रावधानों के अनुसार हुआ या नहीं, कि रूल एवं रेगुलेशंस जो सरकार के हैं उन्हीं के अनुरूप जो खर्च हुआ है, या फिर ऐसे ही मतलब कि कोई घोटाला वगैरह तो नहीं हो गया। ये सारी जांचें कौन करता है, जो कंप्लायंस ऑडिट है ना उसके तहत क्या है। इसके अलावा कार्य निष्पादन लेखा में कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में दक्षता जांच करता है, जैसे इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस पर केंद्रित होता है। 3E पर कंसेप्ट, ये मेंस में लिख सकते हैं। 3E के जो कंसेप्ट है ना, जिसमें इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, इस पर डिपेंड करता है इसके कार्य निष्पादन का लेखा जो परीक्षा होता है। इसके अलावा आर्टिकल 150 जो है वो खाता प्रारूप से संबंधित है, कि क्या एक राष्ट्रपति को सलाह देता है कि संघ में राज्यों के खातों का प्रारूप कैसा हो। तो ये राय कौन देगा, कैग के द्वारा दिया जाता है, किसको, राष्ट्रपति को, खाते के प्रारूप क्या होने चाहिए सेंटर के लिए और राज्य के लिए। लेकिन ये जो खाका जो देता है ना, ये खाता का प्रारूप देता है ना, ये क्या होता है, ये होता है एक महत्वपूर्ण परामर्शदात्री भूमिका में, महत्वपूर्ण परामर्शदात्री भूमिका में होता है। केवल परामर्शदात्री होगा, मतलब बाध्यकारी नहीं होगा, मानना है। और इसके अलावा 151 जो इसका लास्ट आर्टिकल है कैग के लिए, उसके तहत केंद्र को रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को, और राज्य की कोई ऑडिटिंग की रिपोर्ट है राज्य से संबंधित किसी संस्थान की, तो वो सौंपेगा राज्यपाल को। देन राष्ट्रपति उसको संसद में रखवाता है और राज्यपाल रखवाता है उसको राज्य विधानमंडल में। PAC की बात करें, अभी हमने देखा था कि PAC के बारे में पहले पढ़ा है हमने, जो इसका मित्र मार्गदर्शक दोस्त की तरह काम करता है PAC। कैग की रिपोर्ट की जांच जो लोक लेखा समिति है ना वो करती है। यह संसद की महत्वपूर्ण समितियों में से एक है। कैग के सुझाव जो रिपोर्ट है ना उस पर चर्चा करेगी, सुधारों के सुझाव देती है, सरकार से जवाब मांगने का काम करेगी लोक लेखा समिति। और पारंपरिक रूप से अध्यक्ष या विपक्ष में होता है, मतलब परंपरागत रूप से अध्यक्ष या विपक्ष में होता है। इसका जो अध्यक्ष होगा ना PAC का, वो ट्रेडिशनल रूप से परंपरा में क्या चलता आ रहा है कि विपक्ष के नेता को बनाया जाता है, क्या, इसका PAC का जो अध्यक्ष है। क्योंकि जब कैग रिपोर्ट लेकर आएगा ना तो उसकी जांच करने के लिए PAC उसकी जांच करती है, और फिर क्वेश्चन जो सवाल हैं, क्वेश्चन हैं सरकार से वो पूछती है। इसके अलावा और भी कुछ कार्य कर्तव्य जो हैं इसके, जैसे कि वह भारत की कैग के कार्य की बात कर रहा हूँ मैं, कैग के बारे में भी अंदर बाद में देखेंगे, तो आप सुनना कि वह भारत की संचित निधि या प्रत्येक राज्य की संचित निधि, या फिर कोई UT हो जाती है तो उसकी उससे संबंधित जो निधियां है ना उनको, जहाँ विधानसभा है वो सारी UTs जिनमें यहाँ पे विधानसभा, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, अब तो फिर जम्मू कश्मीर में इसी भी आ जाती है, तो उनसे संबंधित जो भी व्यय संबंधित लेखा है ना उनकी परीक्षा करने का काम क्या होगा, जो भी आय व्यय से संबंधित जो भी लेखा होंगे उनका काम कौन करेगा, कैग के द्वारा किया जाएगा। वह भारत की संचित निधि एवं भारत के जो लोक लेखा जो सहित प्रत्येक, हम निधियां पढ़ेंगे तो 3 प्रकार की निधियां पढ़ेंगे, एक आकस्मिक, एक लोक लेखा निधि और एक संचित निधि। तो भारत की जो संचित निधि और जो लोक लेखा निधि है ना उस सहित प्रत्येक राज्य की जो आकस्मिकता निधि है ना और प्रत्येक राज्य की लोक लेखा निधि, मतलब सेंटर के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी जो निधियां है ना उनके व्यय का लेखा परीक्षण भी कौन करता है, कैग के द्वारा किया जाता है। तो और इसका और काम क्या होता है, और काम होता है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के किसी विभाग के द्वारा, जिसमें सभी ट्रेडिंग कंपनियां हो सकती हैं, विनिर्माण हो सकता है, कि जितने भी उन्होंने ट्रेडिंग किए हैं, विनिर्माण से जो लाभ हानि जो प्राप्त हुई है उनके अनुमानों, तुलन पत्रों एवं और भी जो उनसे संबंधित जो है ना जो लेखा है उनके लेखा परीक्षा करता है, कि चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र सरकार के जो विभाग है ना उन्होंने जो भी लाभ कमाया, हानि कमाया है ट्रेडिंग वगैरह करके, जो भी उनका व्यवसाय है तो उसके माध्यम से, तो उनका लेखा जोखा कौन रखता है, कैग के द्वारा रखा जाता है। इसके अलावा और क्या करता है ये, यहाँ केंद्र एवं प्रत्येक राज्य की प्राप्तियां, मतलब कितने कितनी प्राप्तियां केंद्र को हो रही हैं, राज्यों को हो रही हैं, व्यय की लेखा परीक्षा स्वयं को यह संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजस्व के कर निर्धारण, संग्रहण एवं उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके और नियम एवं प्रक्रिया निर्मित की जा सके।
कि जो आय व्यय जो प्राप्तियां हो रही हैं राज्यों को, कर निर्धारण कैसे हो रहा है, संग्रहण कैसे किया जाता है, क्या उचित आवंटन हो रहा है या नहीं हो रहा, इन सभी की जांच जो है ना व्यय आय व्यय से संबंधित कौन करता है, कैग के द्वारा किया जाता है, सेंटर के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। इसके अलावा और जैसे कि वे सभी निकाय जो प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त है, एक मैं बता रहा हूँ, तीन बताऊंगा, इन तीनों के प्राप्तियां और व्यय को लेखा परीक्षण भी कैग रखता है कि कितने मतलब इनको पैसा प्राप्त हो रहा है, रुपए प्राप्त हो रहे हैं, कितने धन व्यय व्यय कर रहे हैं, ये कितना प्राप्त हो रहा है और कितना कहाँ कहाँ ये व्यय कर रहे हैं, कहाँ किन किन के, एक तो जो ये सारी संस्थाएं जिनको सरकार से क्या मिल रहा है, अनुदान मिलता है, ग्रांट्स मिलता है, और सरकारी कंपनियां जाएंगी। इसके अलावा जब संबद्ध नियमों द्वारा आवश्यक हो अन्य निगमों एवं निकायों का लेखा परीक्षण भी कर सकता है जो इसके रूल रेगुलेशंस के तहत आती हैं। तो इनका कौन करता है, खाता लेखा ऑडिटिंग कौन करता है, वो कैग के द्वारा करता है। इसके अलावा जो ऋण हो गया, निक्षेप निधि, जमा, अग्रिम बचत खाता, धन प्रेषण, धन का जो रेमिटेंस होता है ना, रेमिटेंस जो आता है विदेशों से, उसके व्यवसाय से संबंधित सेंटर के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी जितने भी लेन देन होंगे ना, उनका लेखा जोखा कौन रखेगा, कैग रखेगा। तो ये जो रेमिटेंस वगैरह हो गए, अग्रिम बचत जो ले लेते हैं, अग्रिम बचत, जमा खाते, तो इन सभी का जो लेखा जोखा भी होता है ना, वो भी कौन रखता है, दोनों स्तर पर, केंद्र एवं राज्य कैग के द्वारा। वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ तथा राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने वाले प्राप्ति स्टॉकों एवं अन्य की लेखा परीक्षा करता है। राष्ट्रपति कोई विशेष काम सौंपे ना इस कैग को, तो वो भी करता है, कौन, कैग करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह भी देता है कि केंद्र एवं राज्यों को के लेखा किस प्रारूप में, मतलब प्रारूप में हमने देखा था कि प्रारूप कौन से होंगे लेखों के, तो राष्ट्रपति को इसके बारे में सलाह देता है। और रिपोर्ट हमने देख ही लिया कि केंद्र संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति रखवाएगा किसमें, संसद में। इसी प्रकार राज्य से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल में, और राज्यपाल रखवाएगा कहाँ पे, राज्य विधानमंडल की पटल पर रखवाएगा, वहां पे इस पे चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। और वह किसी कर या शुल्क की जो शुद्ध आगमों का निर्धारण करता है, प्रमाणन करता है, सर्टिफिकेट देता है कि कोई टैक्स है उसमें जो आगम्स हैं, जो शुल्क हैं, उन सभी की किसके तहत, ये आर्टिकल 279 उनासी के तहत। इसके अलावा वह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र, मार्गदर्शक के रूप में वहां पे पढ़ा था हमने ये चीज पे। वह राज्य सरकार की लेखाओं का जो संकलन है, अनुरक्षण करता है, राज्य सरकार के जो लेखा है ना, उनका भी अनुरक्षण करता है। साथ ही जो है सीएजी राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा के जो प्रतिवेदन, एक तो विनियोग जो लेखाओं पर एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट होगी, राष्ट्रपति को 3 महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट देता है, एक तो विनियोग विधेयकों पर, लेखाओं पर, दूसरा वित्त लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट, लोक परीक्षा रिपोर्ट, तीसरा जो सरकारी उपक्रम से संबंधित। तो सरकारी उपक्रम हो गया और विनियोग हो गया और वित्त लेखाओं से संबंधित हो गया। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद की दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है और निष्कर्षों को संसद में क्या कराती है, अवगत कराती है कि क्या क्या, जैसे हाल ही में अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट इनके द्वारा लाई गई थी कुछ ही दिनों पहले, जो स्किल इंडिया मिशन जो चलाया जा रहा था, उसमें कितना भयंकर घोटाला हो रखा था कि कितने अकाउंट्स ऐसे थे जिनमें 000 या तो नाम की जगह 00 लिखा हुआ था, फोटो एक जैसी लिखी हुई थी, मतलब इतना फ्रॉड होता है ना। स्किल इंडिया मिशन के 1.0 वाले जो स्कीम लाई गई थी उसमें कई हजारों करोड़ का जो आवंटन किया गया था ना इसकी स्कीम के लिए, तो स्किल तो कुछ मिली नहीं, लेकिन इनमें जो काम करने वाले थे ना, उन्होंने उनके घर जरूर भर गए थे। इसके बाद में स्किल इंडिया मिशन जो 2.0 को भी, कौशल विकास योजना है ना, उसको 2.0 को भी मंजूरी दे दी गई, जबकि पहले का जब हाल देखा गया तो मतलब एक बात समझ आती है कि भाई भ्रष्टाचार सब कहीं पे, तो कितना गहरा हो सकता है। उनकी रिपोर्टों से पता चलता है कैग की से कि कितने ही हजारों अकाउंट्स ऐसे थे जिनको स्किल के नाम पे सिर्फ 0000 नंबर से सिर्फ उनके मतलब पैसे जो थे ना वो लिए गए हैं और स्किल के नाम पे कुछ नहीं दिया गया है। तो ये सारे इनके रिपोर्टों से पता चलता है। विनियोग लेखा वास्तविक खर्च की संसद के विनियोग अधिनियम के माध्यम से दी गई स्वीकृति के बीच तुलनात्मक स्थिति को सामने रखते हैं, जिससे क्या होता है कि वित्त लेखा जो वार्षिक प्राप्तियों तथा केंद्र सरकार की अदायगियों को प्रदर्शित करता है कि क्या क्या केंद्र सरकार को अदा करने हैं, कौन कौन से प्राप्तियां केंद्र सरकार को हो रही हैं। इसके अलावा जो महालेखा परीक्षक होता है एक प्रकार से संसद का एजेंट की तरह कार्य करता है और उसी के माध्यम, उसी के जो खर्चे हैं उनका लेखा परीक्षण करता है। वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। कौन? महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक ये मूल रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। और चूंकि राज्य का जब जिम्मेदार तो संसद के प्रति होगा, क्योंकि राज्य की ऑडिटिंग तो राज्य की भी करता है ये साथ में साथ, कि संसद की और मतलब सेंटर जो गवर्नमेंट है ना वहाँ उसकी भी क्या करता है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का क्या करता है, ऑडिटिंग का काम करता है। और महालेखा जो
परीक्षक है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग है, वो उसके खर्चों का लेखा, उसकी प्राप्त परीक्षा में प्राप्तियां, भंडार कितने हैं, स्टॉकों के लेखा परीक्षण क्या है, ये मतलब इनके जो जांच करने के लिए मतलब पूर्णतः मतलब इसको स्वतंत्रता दी गई है। और जबकि खर्च से संबंधित वह लेखा परीक्षा के विषय क्षेत्र को निश्चित करता है। तो वह कहाँ कहाँ की है ना, खर्च कहाँ कहाँ की है, इनमें मतलब इससे ज्यादा पावर्स है उसके पास, किसकी प्राप्तियां कहाँ कहाँ से हो रही है, भंडार कितना है, मतलब कि पास स्टॉक कितने हैं, इस पर ज्यादा पावर्स है उसको, किस किसकी बजाय कि वो सरकार खर्च कहाँ कहाँ पे कर रही है। और इसके अलावा बात करें तो ये सारे जो वित्त वगैरह के लेखा परीक्षा है ना, इसके अलावा भी कुछ कैग के और लेखा, जैसे कि कानून से विधिक विधिक और जो विनियामक लेखा परीक्षा हो गया। इनके अलावा वो कौन से औचित्य आधारित जो लेखा परीक्षा भी करता है, अर्थात वह सरकारी व्यय की तर्क संगत, निष्ठा, मितव्ययता की भी जांच करता है और ऐसे व्यय यथार्थता एवं दिखावे पर टिप्पणी भी करता है। तथापि विधि एवं विनियामक लेखा परीक्षा जो कि कैग का ये मतलब कानूनी रूप से जो है ना, वो जो कुछ इसको लेखा परीक्षा करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है ना, विधिक रूप से, विनियामक रूप से, उनको उनके लिए तो इनकी मतलब उनकी तो लेखा परीक्षा करना बाध्यकारी होता है। लेकिन जो औचित्य लेखा परीक्षा इनके विवेक पर डिपेंड करता है कि जो कोई नियामक कोई संस्थान है, सेंटर की है, राज्य की है, उसमें मतलब ये आपसी तालमेल कितना है लोगों के बीच में, मितव्ययता कैसी है, निष्ठा कितनी है अपने काम के प्रति, वगैरह वगैरह, तर्क संगतता, ये सारी चीजें। इसके अलावा गुप्त सेवा व्यय कैग के लेखा परीक्षा भूमिका पर सीमाएं निर्धारित करती है। भारत की संचित निधि से धन निकालने का पर ये एक प्रकार से कैग है ना, जो नियंत्रण रखता है कि धन कहाँ निकाला जाएगा, कहाँ हमारा जवाब देना पड़ता है ना, तो इसलिए ये नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। पूर्ण रूप से नियंत्रण हमें ऐसे स्टेटमेंट मिल जाए कि भारत की संचित जो निधि है उस पर कैग का पूर्णतः नियंत्रण होता है, नहीं, पूर्णतः नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता, केवल बस एक नजर रख सकता है, एक नजर रखता है। और फिर वैसे भी इसका काम है, जो फिर मैंने उस टाइम पे बताया था कि इसका काम पोस्टमार्टम के जैसा होता है, कि जैसे व्यय हो गया संसद की जो संचित निधि से व्यय हो गया, उसके बाद में इसको फिर जांच करनी होती है, रिपोर्ट देना होता है, तो इसकी जो भूमिका होगी वो व्यय होने के बाद होती है, पोस्टमार्टम शव परीक्षण के जैसा इसका काम होता है। और जैसे भारत, जबकि वो जो ब्रिटेन है ना, यूके की बात करें, यूके में जो कैग है ना, वहाँ उसके पास है ना, जो वहाँ की जो संचित निधि है ना, उस पर कहाँ कहाँ व्यय होगा, इसका सारा सारा नियंत्रण होता है कैग का, ब्रिटेन की बात करें तो इसके अलावा कुछ और भी जहाँ पे कैग है जो क्या कर सकता है, मतलब कहाँ कहाँ पे कैग और कर सकता है, क्या लेखा परीक्षा कर सकता है। देखो निगम तो हमने देख ही लिए, जो पूरी तरह से क्या है सरकार के अधीन आते हैं, सरकार के अधीन, चाहे राज्य हो सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। इसके अलावा जैसे दामोदर घाटी निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, जो कि क्या करते हैं सरकार के तहत कुछ निगम है ना, इनकी भी क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, इनका लेखा परीक्षण कर सकता है। इसके अलावा कुछ और निजी जो पेशेवर हैं, कुछ निजी जो अन्य निगमों के लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेक्षकों लेखा परीक्षकों के द्वारा की जाती है, जो सीएजी की सलाह पर केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मतलब लेखा परीक्षा करने के लिए। कुछ अन्य निगमों के लेखा परीक्षा के लिए भी सीएजी के परामर्श के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और भी जो लेखा परीक्षक है ना, वो नियुक्त किए जाते हैं, ताकि जो निगमों में काम करने वाले हैं ना, उनके बारे में आवश्यक जो रिपोर्ट जुटा सके, उनके बारे में लेखा परीक्षा कर सके। जैसे केंद्रीय भंडार जो निगम है, औद्योगिक वित्त निगम हो गया ना, आईएफसी, तो इनमें जो लेखा परीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार नियुक्त करती है एजेंटों को। इसके अलावा कुछ अन्य निगम भी हैं जो पूरी तरह से निजी लेखा, जिनमें क्या कहते हैं कंप्लीटली कैग नहीं करता, उनमें जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, निजी लेखाकार है ना, वही परीक्षा करते हैं। जैसे निजी पेशेवरों के अंकेक्षण, ऑडिटिंग करना, अकाउंटिंग करना, तो ये काम होता है, जो कि ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन लेखा सीधे संसद को प्रस्तुत करते हैं, कौन, कैग। जैसे एलआईसी हो गया, भारतीय जीवन बीमा, आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जो इंडियन फूड कॉर्पोरेशन, भारतीय खाद्य निगम, तो इनकी जो लेखा परीक्षा कौन करता है, इनकी लेखा परीक्षा निजी जो पेशेवर है ना, उस अंकेक्षकों के द्वारा की जाती है, जो कि सीएजी की इनमें कोई प्रत्यक्ष तो भूमिका होगी नहीं, लेकिन ये जो है ना, इन सारी चीज़ों का, इन सारी जो इंस्टीट्यूशन मैंने बताया, एलआईसी, आरबीआई, एसबीएफ, दूसरे एसबीआई हो गया, आईएफसी हो गया, तो इनका जो अंकेक्षण करेंगे ये निजी परीक्षक, ये रिपोर्ट देंगे सीधे संसद के हाथों में, तो ताकि मतलब पता रहे एक प्रकार से इनमें, ये जो सारी संस्था है, इनमें जो भारत सरकार है, उन्हीं का जो शेयर है ना, वो सबसे ज़्यादा है, या बहुत मैक्सिमम शेयर किनका है, सरकार का। इसलिए पता होना चाहिए कि सरकार इन सारी इंस्टीट्यूशन में क्या चल रहा है,
तो ये कुछ जो कैग है थे ना उसके कुछ काम थे। हालांकि कुछ मतलब इसकी आलोचना वगैरह हुई है, उस पर हम क्यों जाएंगे क्योंकि वो मेंस का विषय हो जाता है। इसके अलावा अगर हम महाधिवक्ता, क्योंकि महाधिवक्ता की जो कंपैरिजन तो है ना वो महान्यायवादी से होनी होती है। और अगर हम कैग के साथ भी देखें तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा हमारा, कैग के साथ ही देख लेते हैं अगर लिस्ट मिली जब बनी गई है तो इसके लिए संवैधानिक आधार 148 से 151 है कैग के लिए। महाधिवक्ता के लिए 165 हो गया, भाग 6 के अंतर्गत आता है, ये राज्य के तहत, राज्य सरकार के तहत ये आता है, भाग 5 के तहत केंद्र सरकार के तहत। इसके अलावा केंद्रीय संस्था है और ये राज्य की संस्था महाधिवक्ता, ये वित्तीय लेखा परीक्षा काम करता है। और जो महाधिवक्ता कानूनी सलाहकार है एक प्रकार से, नियुक्ति करता राष्ट्रपति या कैग का, और महाधिवक्ता का राज्यपाल हो गया। इसके अलावा कार्यकाल इसका 6 वर्ष से 65 वर्ष निश्चित है, इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, राज्य के विवेक अधिकार पर डिसाइड करता है। और चूंकि महान्यायवादी का भी राष्ट्रपति के विवेक अधिकार पर डिपेंड करता है। हालांकि इस पीपीटी में 65 वर्ष लिखा हुआ था, मैंने डिलीट भी कर दिया था कि ये कैग के लिए था, वो शायद गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया। इसके अलावा जो हटाया जाता है ना वो विशेष बहुमत चढ़ता है किसको, कैग को तो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, लेकिन महाधिवक्ता को तो राज्यपाल के विवेक अधिकार पर डिपेंड करेगा। संस्थागत स्वतंत्रता, अधिक स्वतंत्रता है, इसको तो अलग से स्वतंत्रता दी गई है, इसके कार्यकाल को सुरक्षा दी गई है। जबकि यहाँ पे महाधिवक्ता के लिए तो सुरक्षा बहुत कम है, यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल जब चाहे इसको हटा सकता है। और वेतन की सुरक्षा तो वो संचित निधि पर भारत है, भारत की संचित निधि पर। और इसके वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है, महाधिवक्ता के राज्यपाल। महान्यायवादी के कौन करता है, महान्यायवादी की करता है कौन, जो राष्ट्रपति। सेनानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद नहीं मिलता और इसके लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ये तो जब वो काम कर रहा होता है ना, जब उसके पास कोई सरकारी केस ना हो तो वो खुद का बिजनेस भी कर सकता है, मतलब खुद का कोई भी केस लड़ सकता है। हालांकि अब हमने पढ़ा था कि आपराधिक मामलों में किसी को क्षमादान दिलाना हो ना तो वो सारा काम तभी कर सकता है जब महाधिवक्ता तो ले सरकार से राज्य सरकार से परमिशन, और जो महान्यायवादी ले इसकी केंद्र सरकार से परमिशन। केंद्रीय समकक्ष कोई नहीं, मतलब ये अद्वितीय पक्ष है, इसके बराबर कोई नहीं है। और ये तो हमने देखा है था, ये तो केंद्र में इसके महाधिवक्ता के समकक्ष महान्यायवादी 76 आर्टिकल। विधानमंडल में भूमिका ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और यहाँ पे ये तो सदस्य के रूप में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, ये महान्यायवादी संसद में ले सकता है। तो ये सारी चीजें हो जाते हैं। अब ये कुछ केसेस हैं, अगर आप मेंस में कुछ लिखते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप देख के पढ़ सकते हैं कि एक तो 2025 का ये कैग नियुक्ति पर PIL है, जिसमें केस हमारे लिए प्रीलिम्स में तो केस महत्वपूर्ण हो जाता है। फाइनल डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने CAG का संस्थागत स्वायत्ता, CAG की जो संस्थागत स्वायत्ता नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार का महत्वपूर्ण मुद्दा निकल के आया था। और इसमें था जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जो कोटेश्वर सिंह से संबंधित केस है, 2025 का केस। आप इसको एक बार देख लेना क्या क्या मुद्दा था क्या नहीं था। ये क्या की नियुक्ति केवल कार्यपालिका प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, स्वतंत्र चयन समिति की मांग की गई थी, जिसमें एक तो PM हो, एक लीडर ऑफ ओपोजिशन हो, एक चीफ जस्टिस ऑफ हो। तो क्योंकि ये आरोप क्या लगा था कि CAG के ऑडिट को बाधित किया जा रहा है इस तरीके से, और केंद्र सरकार से इसमें जवाब मांगा गया था। PIL थी जो CAG की नियुक्ति से संबंधित थी, ये याद रखना। और क्या के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये 2-4 केसेज हैं जो मैंने यहाँ से लिए। ये 2021 का एक केस हो जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वैधानिक निर्णय प्रक्रिया आवश्यक होती है किसके लिए, कैग रिपोर्ट के आधार पर अकेले उपकर की वसूली की जा सकती है, नहीं की जा सकती, इसके लिए वैधानिक निर्णय चाहिए होता है। तो यानी कि कैग रिपोर्ट सिर्फ एक सूचनात्मक सुझाव है, बाध्यकारी आदेश नहीं है। किसी भी वसूली के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए निर्णय इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से। वहीं 2024 का एक केस है, ये भी लेटेस्ट हो गया, अरुणाचल प्रदेश भ्रष्टाचार मामले से संबंधित है। इसमें कैग से प्रश्न पूछे गए थे कि क्या राज्य के कार्यकारी प्रमुख की करीबी रिश्तेदारों को सरकारी ठेके दिए जा सकते हैं, यदि हाँ तो ऐसे ठेके देने के क्या नियम होंगे, कैग से पूछा गया था। कितना व्यापक होना चाहिए कैग का क्षेत्राधिकार, इससे संबंधित था कि कैग को भ्रष्टाचार की जांच करने का आदेश दिया गया था इसमें। और ये 2026 का एक लेटेस्ट केस जो कैग से संबंधित था, दिल्ली प्राइवेट डिस्कॉम CAG ऑडिट 2026 से संबंधित है। तो इसमें जिसका जो मुद्दा था वो था कि क्या CAG प्राइवेट कंपनियों को ऑडिट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि CAG ऑडिट पर रोक लगा दी थी। DER से प्राइवेट जो कंपनी है उसको कैग को जो अपॉइंट करने के फैसले को कानूनी वैधता पर सवाल खड़ा किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसको कैग केवल एक सरकारी संस्थाओं को ऑडिट कर सकता है, हमने देखा, प्राइवेट कंपनियों का नहीं, जब तक कानून विशेष रूप से अनुमति नहीं दे। ये सुप्रीम कोर्ट का सार था। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट बन जाए कि कैग है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का भी क्या कर सकता है, ऑडिट कर सकता है। और ऐसे और लिख दे उसमें कि हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कैग है जो प्राइवेट कंपनियों का भी ऑडिट कर सकता है। एक बार अगर कोई नहीं पढ़ के जाएगा तो उसको लगेगा यार हो सकता है इतने कुछ लिखा ही होगा तो निर्णय दिया ही होगा, लेकिन सही बात यह है कि मना किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि केवल सरकारी संस्थाओं का ही
ऑडिट कर सकता है क्या, जब तक कि कोई स्पेशल रूप से कानूनी रूप से नहीं मिल जाए, कोई अनुमति नहीं मिल जाए। तो ये हो जाता है सारे के सारे कैग से संबंधित। एक और केस है महत्वपूर्ण केस, जो सुधांशु करदम वर्सेस कैग का ही है, 2026 का ये केस है। सीएजी कानून के ऊपर नहीं है, इसमें दिव्यांग व्यक्तियों की नियुक्ति में भेदभाव से संबंधित है कि क्या किसी दिव्यांग व्यक्ति को कैग नियुक्त किया जा सकता है। तो उसमें देखो कानून लड़ाई और रिजल्ट ये रहा, फाइनल रिजल्ट ये रहा। देखो सीएटी में अपील की गई, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अपील, वहाँ कैग हारे, सुप्रीम कोर्ट में कैग हारे। अंतिम फैसला यही रहा कि दिव्यांग उम्मीदवार को भी ऑडिटर पद पर नियुक्ति दी जा सकती है, ऑडिटर पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। एसएससी द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम जो था 2018, उससे संबंधित पोस्ट थी ऑडिटर की, सीएजी उसके अंतर्गत, सीएजी के अंतर्गत, तो उससे संबंधित मामला था। और यहाँ से देखो डिसीजन याद रखना है हमें कि दिव्यांग उम्मीदवारों को भी ऑडिटर पद की नियुक्ति दी जा सकती है। केस 2026 का है, सुधांशु करदम वर्सेस भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षा 16/4 के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। संवैधानिक संस्थाएं भी मौलिक अधिकारों से बंधी होती है। तो ये क्या थी, कैग थी। इसके अलावा परीक्षा में महत्वपूर्ण बिंदु एवं निष्कर्ष, कैग की भूमिका वित्तीय जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, ठीक है। महाधिवक्ता की भूमिका कानून सलाह प्रतिनिधित्व की, न्यायवादी की भी यही भूमिका होती है। भविष्य में कुछ चुनौतियां जो कैग के लिए होती है, वो स्वतंत्र चयन समिति की आवश्यकता, जो हमने केस भी पढ़ा था। इसके अलावा हटाया कैसे जाता है, हमने देख लिया दोनों सदनों में विशेष बहुमत से। और जो सीजीआई को हटाते हैं, मतलब सॉरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी प्रक्रिया से हटाते हैं कैग को। जैसे ही जुडिशरी पढ़ेंगे उसमें हम और डिटेल से पढ़ेंगे सारी प्रोसेस। इसको 7 स्टेप्स में आपको समझाऊंगा मैं, 7 स्टेप्स में कैसे कैसे हटा सकते हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा है इस साल, याद होगा आपको जस्टिस जसवंत के नाम का, जिनके घर में बहुत सारे मतलब आग लगने की वजह से पैसे जले हुए मिले थे। तो बाद में उन पर इम्पीचमेंट चलाने का प्रस्ताव लाया गया था, हालांकि उस सक्सेस नहीं हो पाया था। और महाधिवक्ता बनाम अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी हो जाता है, ये तो हमने पढ़ ही लिया है सारी। कैग की रिपोर्ट सूचनात्मक है, बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा महाधिवक्ता का मतदान नहीं कर सकता, वो हमने देखा था 177 के तहत, केवल वो बोल सकता है, शामिल हो सकता है। सीएजी निजी कंपनियों केवल सरकारी संस्थाओं में ऑडिट कर सकता है, जैसे दिल्ली डिस्कॉम केस 2026 हो गया। भारतीय लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब कैग एवं महाधिवक्ता जैसी संवैधानिक संस्थाएं पूर्ण स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता से कार्य करे। तो ये हो गया हमारा कैग का जो टॉपिक है, वो हमारा यहाँ होता है खत्म। और इसी के साथ हमारे जो आज के जितने भी टॉपिक थे वो भी होते हैं खत्म। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कल क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं बता दूं आपको। हम भाग पढ़ेंगे 5 से, तो पढ़ेंगे संसद पार्लियामेंट, और 6 से पढ़ेंगे, भाग 6 से पढ़ेंगे क्या, जो राज्य विधानमंडल सारी प्रोसेस पढ़ेंगे। इसमें लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति वगैरह, क्योंकि जो कि हमारा एक टॉपिक रहा होगा, आपने गौर किया, उपराष्ट्रपति, उसको अच्छे से और पढ़ेंगे कब, जब ये सभापति पढ़ेंगे तब उपराष्ट्रपति को और अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी जो राज्य विधानसभा पढ़ेंगे, राज्य विधान परिषद पढ़ेंगे, और सारी की प्रोसेस क्या होते हैं कानून बनाने की, क्या क्या संसद में कौन कौन से इस सत्रों के बीच में कौन कौन से जैसे प्रश्नकाल वगैरह वगैरह क्या क्या सारी प्रोसेस अपनाई जाती है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं कल के लेक्चर में। कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर लें। तो आप संसद एवं राज्य विधानमंडल की कंपैरिजन के साथ हम सारी चीजें चला रहे हैं, तो कल का क्लास मिस ना करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो या तो फंडामेंटल राइट से या संसद वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं, देन आते जुडिशरी। तो कल है जो संसद का टॉपिक है, और इसको मिस मत कर देना। आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी के लिए इतना, धन्यवाद।